हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन में। ये हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं वीकली बेसिस पे। ये वीडियो कंपाइलेशन वीडियो है आप लोगों के लिए। जो वीकली बेसिस वाले होते हैं ना, 4 वीडियो मंथ में, उन्हीं को ये कंपाइल कर दिया जाता है। तो ये प्ले लिस्ट में कंपाइलेशन वाले हेड में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक साथ आपको पूरे मंथ का मिल जाएगा। तो वहाँ पे सारे वीडियो अवेलेबल हैं अक्टूबर 2024 से। अभी अक्टूबर में आपकी परीक्षा है, तो आपको सीधा सीधा एक साल का मिल जाएगा, ठीक है। इनको रिवाइज करके जाइएगा, काफी हेल्प करेगा आप लोगों को। क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ हम लोग जीएस भी पढ़ लेते हैं, तो काफी चीजें रिकॉल हो जाती हैं। चलिए फिर इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए इसको देखिए, पहला टॉपिक है मातृ वन पहल। मातृ वन पहल से समझ में आ रहा है। जैसे ये वाली स्कीम हम लोगों ने पढ़ी थी, है ना, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। ये 2024 में जो शुरू हुआ था पर्यावरण दिवस पर 5 जून को। उसी क्रम में यहाँ पे हरियाणा ने मातृ वन पहल को इनिशिएट किया है। तो जस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन इतना ही पूछा जा सकता है कि मातृ वन पहल किस राज्य ने इस पहल को शुरुआत किया। इस तरीके से मातृवन हरियाणा के गुरुग्राम में वन महोत्सव 2025 के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन बस इतना है आपके लिए। मातृवन पहल हरियाणा में ये शुरू की गई। बाकी इसको भी याद रखना, स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो एक स्टेटमेंट इससे बना देगा, एक स्टेटमेंट इससे बना देगा। 5 जून 2024 को शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान। सॉरी, मैं इसको जूम करना भूल गया, जूम कर ले रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। माउंट लेवोटोबी लॉकी लॉकी, नाम बढ़िया है ना। मैं अभी हाल ही में भीषण विस्फोट हुआ है, किस देश में स्थित है? ये इंडोनेशिया का ये वोल्केनो है। फ्लोरिस आइलैंड पर ये स्थित है, ठीक है। अब देखो, इसके बारे में भी हो सकता है कहीं पे ज्योग्राफी में आइलैंड को मैचिंग करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले आपसे। तो है वो, देखो, करंट से ही बेस्ड। और जब वो क्वेश्चन में मैचिंग में पूछेगा तो फिर वो लगेगा ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ठीक है, कोर क्षेत्र जो है वो तो ज्योग्राफी है, लेकिन इस द्वीप को पूछने का कारण क्या है? क्योंकि करंट में था ये, ठीक है। ये चीज करंट में थी, लेबोटोबी लौकी लौकी। इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम कर लिया कीजिए क्वेश्चन के, तो चीजें दिखेंगी आपको। रिंग ऑफ फायर में स्थित है चूंकि इंडोनेशिया ही। और रिंग ऑफ फायर का सीन आप जानते हैं, यहाँ पे 70-80% जो वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो, वो इसी पट्टी पर लाई करते हैं। क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक वाला आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट। ये ज्वालामुखी स्ट्रेटो ज्वालामुखी की श्रेणी में शामिल है। इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो वोल्केनो होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। स्ट्रेटो टाइप का जो ज्वालामुखी होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर आप लोगों को ध्यान आ रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा। सारी चीजें हम लोग कवर करते रहते हैं, ठीक है। सारे टाइप मैंने आपको समझाया है किसी मंथ की पीडीएफ में, ध्यान नहीं आ रहा। रिंग ऑफ फायर भी जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। सरकम पैसिफिक बेल्ट इसको जानते हैं, ठीक है। पैसिफिक ओशियन के चारों लगभग 40,000 किलोमीटर का क्षेत्र है। ये जो पट्टी है पूरी, है ना, पट्टी है रिंग ऑफ फायर की, ये 40,000 किलोमीटर का क्षेत्र है जहां ज्वालामुखी गतिविधियां होती रहती हैं, ठीक है। माउंट मेरापी कहाँ है? बहुत फेमस ये वोल्केनो है, इंडोनेशिया में। चलिए, नेपाल अभी न्यूज में था। आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एमएलए समझौता अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ किया है? नेपाल लगा दीजिएगा, ठीक है। नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टॉपिक कवर किया गया रबर का। रबर से कुछ न्यूज में था, तो जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया है। रबर के बारे में देखिए। अब देखो, वैज्ञानिक नाम भी पूछे जा रहे हैं, वैज्ञानिक के नाम भी ध्यान रखना। हैविया ब्रोसिलिएसेंस, अभी आरो यारो में देखा ना आपने, वैज्ञानिक नाम पूछा था, चारों ऑप्शन। वो उनके हिंदी जो नेम है वो तो बड़े आसान थे, लेकिन वैज्ञानिक नाम कठिन होने के कारण वो क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं कर पाया हो। तो इसका भी नाम ध्यान रखना, रबर का हैविया ब्रोसिलिएसेंस। लेटेक्स होता है, लेटेक्स यानी दूध या रस से प्राप्त होता है। और केरल 90% सीड्स, रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? केरल करता है। चलिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए जो इसमें आपको जानना है कि ये ध्यान रखना है कि ये 71 में थे, ठीक है। ऑप्शन में वो 70 देगा, 72 देगा, 71 याद रखना। और ये 2025 में जरूर मिले हैं, लेकिन ये अवार्ड थे 2023 के लिए। दूसरा फैक्ट आपका यहाँ से ये बन जाता है, ठीक है। सारी चीजें स्टेटमेंट के लिए हैं। 2023 के लिए ये अवार्ड दिए गए। पुरस्कार का जो आयोजन है कौन करता है? मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब यहाँ पे देखिए, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 12 फेल मूवी को, ठीक है। इसमें तो अपने वो भी थे, विकास दिव्य कीर्ति सर, कुछ देर के लिए।
सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अगर देखें तो ये सुदीप्तो सेन, द केरल स्टोरी जो मूवी थी, ये डायरेक्टर हैं। तो इनको डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को मिला है जवान के लिए, और विक्रांत मैसी को मिला है 12 फेल के लिए। ठीक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो रानी मुखर्जी को मिला है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, ये मूवी के नाम है। ये भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म सैम बहादुर। ठीक। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म यहाँ पे कटल। और भी अवार्ड थे, मैंने मेंशन नहीं किए हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के लिए वही मैंने बस मेंशन किए। एक और है इसी से संबंधित, गैर फीचर फिल्म पुरस्कार अगर पूछ ले, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत गैर फीचर फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का अवार्ड दिया गया गिद्ध द स्कैवेंजर को, और सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म दिया गया है ये नालटू को। ठीक है, तो दो फैक्ट यहाँ पे यहाँ से हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को कीजिए, सारावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य का प्रोजेक्ट है? सारावती जल विद्युत परियोजना कर्नाटक है। जीएस में ये सारे फैक्ट पढ़े हम लोग। देखो अभी न्यूज का क्या पंगा है, इस परियोजना को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, जिसे बोलते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, द्वारा स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति कि अब आप हाइड्रो पावर जनरेट कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। एक फैक्ट यहाँ से सीख लिए। अब एनवीडब्ल्यूएल के बारे में देख लीजिए, क्योंकि ये तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा 1972 का है, इसी के तहत गठन हुआ है इस संस्था का। तो एक्ट के माध्यम से अगर कोई संस्था बनी है तो उस संस्था को बोलते हैं वैधानिक संस्था, या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। अध्यक्षता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अध्यक्षता पीएम साहब करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अध्यक्ष उनको मत बना देना, पर्यावरण मंत्री को मत बना देना। पर्यावरण मंत्री उपाध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, पर्यावरण मंत्री उपाध्यक्ष रहते हैं, मिनिस्टर ऑफ, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। और ये देखिए, 47 सदस्य कितने मेंबर रहते हैं भाई इस बोर्ड में? 47 सदस्यीय वैधानिक बोर्ड है, बहुत मेंबर है इसमें तो। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे जल्दी से रिकॉल कीजिए पुरानी चीजें। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। यहाँ पे वन, जंगली जानवर, पक्षियों का संरक्षण, राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरण कर दिया गया था। स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया था किसको? वन का सब्जेक्ट है, जंगली जानवर का सब्जेक्ट है, और पक्षियों का संरक्षण वाला ये जो सब्जेक्ट है, ये पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, लेकिन कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? कॉन्करेंट लिस्ट में, 42 1976 से। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है, उसमें आपको वन दिख जाता है, बहुत प्रीवियस क्वेश्चन में आपको मिलेगा वन। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ से याद रखना। पर्यावरण से संबंधित हम लोग यहाँ पे आर्टिकल 48A में भी पढ़ते हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी पढ़ते हैं, आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी। हो जाएगा। चलिए, प्रोजेक्ट संभव देखिए, क्या है ये प्रोजेक्ट संभव? ये भारतीय सेना के लिए ये आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ये है कुछ नहीं, बस यही आप देखते हैं वॉर के टाइम पे जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन संचार, ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता है ना। तो उसी को अबाध रूप से चलाने के लिए और उसमें तेजी लाने के लिए, युद्ध क्षेत्र संचार को अधिक तेज सुरक्षित बनाने के लिए प्रोजेक्ट संभव आईआईटी मद्रास के द्वारा भारतीय सेना के लिए बनाया गया। नीलगिरी तहर, इसके बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं ना, बड़ा अजीब सा ये स्पीसीज है, ये जानवर है। पहली बात तो यही है कि ये संकटग्रस्त है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। इनका भी सेंसस हुआ है, इनकी गणना हुई है, कितने इनके ये संख्या में है, तो बहुत ज्यादा तो है नहीं। केवल पश्चिमी घाट में ये पाए जाते हैं। ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछा नहीं गया नीलगिरी तहर पर, यूपीएससी में तो बहुत क्वेश्चन पूछे गए, यूपीपीएससी में भी एक आध दो क्वेश्चन पूछे गए। तो इसको पढ़िएगा ठीक से। ठीक है, केरल और तमिलनाडु द्वारा संयुक्त जनगणना यहाँ पे की गई है केवल पश्चिमी घाट में। स्टैटिक पॉइंट हो गया, ये जानते हैं हम लोग, क्योंकि केरल और तमिलनाडु में है तो केरल केरल का, देखो मैंने ये पीडीएफ में कवर कराया था यार, अविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, सारी चीजें कराते रहते हैं। केरल के यार अविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक पाए जाते हैं नीलगिरी तहर। सेंसस में क्या डेटा आया? 2668 टोटल नीलगिरी तहर है, जिसमें से केरल में 1365 है, और 1303 तमिलनाडु में। ये डेटा नहीं याद रखना है, ये डेटा हो सकता ना पूछे नंबर का, टाइगर लॉयन वगैरह का जरूर पूछ लेता है, या फिर ये जो हमारा स्नो लेपर्ड है उसकी संख्या पूछ लेता है। इनकी संख्या
स्टेट में तो नहीं पूछेगा, टोटल थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी ये स्टैटिक फैक्ट याद रखें, ठीक है, नीलगिरी शहर के बारे में, ये भी आपको जानना जरूरी है। IUCN में संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है, और हमारे एक्ट में इसको अनुसूची 1 में रखा गया है। अनुसूची 1, 2, 3, 4, ये सब चीजें आप लोग जान रहे होंगे। कितनी है टोटल अनुसूची? 5, 6, अब 6 हो गई, ठीक है। इसमें भी संशोधन हो चुका है, ये संशोधन वाली बात है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग एक चीज और मैं आपको रिकॉल करा दूं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो इससे ये मत समझना कि सिर्फ ये जानवरों के संरक्षण के लिए, प्लांट के संरक्षण के लिए भी इसमें एक क्लॉज है। अनुसूची 6 जो है वो प्लांट के लिए ही है, ठीक है, तो प्लांट को रिजेक्ट मत कर देना। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल कब शुरू की गई थी? मेरा गांव मेरी धरोहर 2023 में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन मैचिंग में कभी कभी काम आ जाते हैं, ईयर मैच कराने के लिए। भारत का पहला AI संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये गांव का नाम है बड़धामना गांव, यहीं का आंगनवाड़ी केंद्र है, नागपुर महाराष्ट्र में। AI संचालित आंगनवाड़ी केंद्र, सब कुछ कर ले रहा है AI तो। भारत की पवन ऊर्जा क्षमता जून 2025 तक कितनी हो गई है? अभी नीचे वाली स्लाइड में हम लोग पूरा डेटा पढ़ेंगे एनर्जी का, ठीक है, कोल से लेके रिन्यूएबल एनर्जी तक। जून 2025 तक ये डेटा है 51.3 गीगावाट, 51.3 गीगावाट। इसमें हम लोग डेटा आपका रिवाइज कर देंगे। वैश्विक ऊर्जा स्थिति रिपोर्ट 2025 देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, वैश्विक ऊर्जा स्थिति रिपोर्ट 2025। इसमें क्या देख लेंगे? वैश्विक मांग देख लेंगे, और यहाँ पे बाकी डेटा देख लेंगे। इसमें फाइंडिंग्स में बताया गया है, पूर्वानुमान में बताया गया है कि 2025 में 3.3% और 2026 में 3.7 बढ़ने का अनुमान है डिमांड में, ठीक है, बिजली की डिमांड में। और जो पिछले आप 8 साल से देखेंगे तो 2.6% से काफी अधिक है। तो वो तो डिमांड तो जैसे ही आगे का समय आएगा बढ़ना ही बढ़ना है, ये डेटा हमेशा ही बढ़ा हुआ ही देखेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन जब स्टेबल होगी तब जाके इन डेटा में भी स्टेबिलिटी आएगी। जब तक पॉपुलेशन बढ़ रही है तब तक तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी नहीं दिखेगी, ठीक है, ये भी आप बढ़ने का ही अनुमान देखते रहेंगे जब भी रिपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिपोर्ट के अनुसार ये डेटा जो है इसको ध्यान रखना, 3.3%, 3.7%, 26 में 3.7 बढ़ने का अनुमान। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये चीज देखिए, क्योंकि आप जो सबसे बड़ा सोर्स हुआ करता था अभी तक एनर्जी का, वो कोल हुआ करता था, है ना, यानी फॉसिल फ्यूल हुआ करता था। लेकिन अब नॉन फॉसिल फ्यूल सरपास कर दिया फॉसिल फ्यूल को, ये अच्छा इंडिकेशन है। ये अच्छा इंडिकेशन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है, हम सभी के लिए है, पर्यावरण के लिए है, कि रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है, ताकि फॉसिल फ्यूल की जो जरूरत है वो कम हो सके, ठीक है। 2025 से 26 तक सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन कोयला ऊर्जा उत्पादन को पार कर जाएगा, पार कर भी गया है, ठीक है, पार कर भी गया है। यहाँ पे देखिए, भारत में स्थापित, ये भारत का डेटा देखिए, इसको बिल्कुल रट लेना है, इसको रट लेना है। भारत में स्थापित विद्युत क्षमता जून 2025 तक देखें, थर्मल का भी पार्टिसिपेशन देखें ना, तो अभी भी 100% में 49.92% है। इतना क्लियर है। और अगर नॉन, ये तो फॉसिल हो गया, थर्मल ये फॉसिल हो गया। अभी नॉन फॉसिल का देखें तो नॉन फॉसिल में फिर तीनों को जोड़ना पड़ेगा, और तीनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल, बाकी 100 में से इतना घटा दोगे तो वही आ जाएगा ना, 50 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? नॉन फॉसिल जो है वो सरपास कर गया फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन से, है ना, फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे ये कर गई है सरपास। तो थर्मल का अभी भी 49.92% है। परमाणु का अलग से पूछे तो 1.81 है। लार्ज हाइड्रो की बात करें, बड़े जल विद्युत की बात करें तो ये 10% है। और नवीकरणीय ऊर्जा की अगर बात करें तो ये 38.08% है। नवीकरणीय में फिर यहाँ पे सोलर आ जाएगा, यहीं पे विंड आ जाएगा। आपको ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि हाइड्रो पावर भी तो रिन्यूएबल एनर्जी है, फिर इसको अलग से क्यों लिखा गया है, नवीकरणीय ऊर्जा में क्यों नहीं जोड़ा गया? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि बहुत सी कंट्री में जो लार्ज हाइड्रो हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं हाइड्रो के, उनको रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया में भी लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट को रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट नहीं करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये बात मैं किस लिए बोल रहा हूँ?
क्योंकि आपको पता है कि जो लार्ज हाइड्रो रहते हैं, बिजली बनाने के लिए बड़े बड़े डैम की जरूरत होती है। और अगर आप डैम बनाएंगे तो फिर तो नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्ट होगा ना। वहां पे जो कम्युनिटी रह रही होंगी उनको भी डिस्प्लेस करना पड़ेगा। डिस्प्लेस किया ही जाता है। तो डैम के कारण बहुत सारा नुकसान हो जाता है। इस वजह से इसको रिन्यूएबल एनर्जी में कंसिडर नहीं करते हैं। बहुत सारी कंट्री नहीं करती हैं, भारत भी नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़े हाइड्रो जो हैं, इनको अलग से हेड में रखा गया, रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट नहीं कर रहे हैं। जो छोटे छोटे हाइड्रो प्लांट हैं उनको रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट करते हैं, लेकिन बड़े को नहीं। कहने का मतलब है कि जिनमें डैम की जरूरत होती है उनको काउंट नहीं किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी में। लेकिन जिनमें डैम की जरूरत नहीं है, जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट आप लोगों को पढ़ाया था मैंने। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें डैम नहीं बनाने की जरूरत पड़ती है। पानी सीधा स्लोप से गिरता है, टरबाइन पे गिरता है। टरबाइन की शाफ्ट सीधी जनरेटर से कनेक्ट होती है और जनरेटर फिर बिजली बना के आगे सप्लाई करता है, ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा। अलग अलग भी ये सब भी डेटा याद रखना। एक तरफ परसेंटेज का डेटा है, एक तरफ यहाँ पे प्रोडक्शन का डेटा है। तो अगर टोटल भारत में स्थापित विद्युत क्षमता बोल दें तो कितना है आपको, ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। कुल विद्युत क्षमता जो है, अरे यार ये तो मिट ही गया पूरा। एक मिनट, कैपेसिटी इसको घटानी पड़ेगी। मैं फिर से कर दे रहा हूँ, अब शायद सही आ जाए। हाँ अब ठीक है। 484.82 गीगावाट। मोटा मोटा याद रखें कि 500 गीगावाट से अभी कम है। सभी मिला के कुल स्थापित क्षमता जो है विद्युत क्षमता, सभी कैटेगरी में, थर्मल हो, फॉजिल हो, चाहे वो नॉन फॉजिल, दोनों को जोड़ के। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये फिर से यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए, उसी की सिनॉप्सिस है ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा अभी। उसी की सिनॉप्सिस है, फॉजिल वर्सेस नॉन फॉजिल। जीवाश्म ईंधन अभी देखा आपने, कोयले का देखा 49.92, ये देखा था ना 49.92। प्रोडक्शन में देख लीजिए 242 गीगावाट। टोटल हमने पढ़ ही लिया है 484 गीगावाट, सभी को मिला के, फॉजिल प्लस नॉन फ्यूजल। और गैर जीवाश्म की अगर बात करें तो इसी में रिन्यूएबल एनर्जी है, इसी में लार्ज हाइड्रो है, और इसी में न्यूक्लियर है। ये गैर जीवाश्म में ऐड हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी में परमाणु नहीं काउंट कर देना, ठीक है। हाँ लेकिन गैर जीवाश्म तो बोल ही सकते हैं। तो गैर जीवाश्म का परसेंटेज कितना है, बाकी 100 में से घटा दीजिए कोयले वाले का, तो ये डेटा आ जाएगा 50.08। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नॉन फॉसिल जो है इनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो उसने सरपास कर दिया फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी जो एरेना है, इसके नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2025 के अनुसार देखिए भारत वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पर है। नवीकरणीय आरई के मैटर में अगर बात करें कि आरई जो है, आरई रिसोर्स जो है, इससे एनर्जी प्रोडक्शन में भारत का कौन सा स्थान है, चौथा है। और आरई से हो कितना रहा, आरई से प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ये हो रहा है 184.62 गीगावाट। ठीक है, पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देखें तब भी हम चौथे पे हैं, और सौर ऊर्जा क्षमता में हम लोग तीसरे हैं। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। सोलर में हम लोग तीसरे स्थान पर हैं, ये जून 2025 तक की स्थिति है। विंड एनर्जी की बात करें तो हम लोग फोर्थ स्थान पर हैं। टोटल आरई की बात करें दोनों को मिला के तब भी हम लोग चौथे स्थान पर हैं विश्व में। आगे चलें, चलिए। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स कौन जारी करता है, नीति कमीशन। चलिए, क्रायोजेनिक इंजन अभी न्यूज में था, फिर से पढ़ लेते हैं। स्टैटिक क्वेश्चन है ये, बट न्यूज के बेस्ड पे मैं ये आपको डेटा यहाँ पे दे रहा हूँ, ये कंटेंट आपको दे रहा हूँ क्योंकि न्यूज में था क्रायोजेनिक इंजन। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। टेम्परेचर रेंज पूछा जाता है, लिक्विड के बारे में पूछा जाता है, और जो फ्यूल है उसके बारे में पूछा जाता है। लिक्विड फ्यूल होता है ना इसमें, तो प्रणोदक के रूप में लिक्विफाइड ऑक्सीजन रहती है, या लिक्विफाइड हाइड्रोजन रहती है, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन। इनका टेम्परेचर एक बार पूछा था पीसीएस में। तो तरल हाइड्रोजन को आपको डेटा याद रखना, -183 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। और तरल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस, और हाइड्रोजन रहती है -253 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ये फ्यूल है क्रायोजेनिक इंजन का। ज्यादा थ्रस्ट देने के लिए इन्हीं इंजन का यूज करते हैं, खासतौर से जो बड़ी मशीन है हमारी। बड़ी मशीन का मतलब है जो लॉन्चिंग व्हीकल है ना, जो बहुत दूरी तक जाते हैं, 36,000 किलोमीटर हाइट तक। तो जीएसएल भी जाता है, पोलर भी पहुंच जाता है, बट जीएसएल भी को यूज करते हैं ज्यादातर। जियो स्टेशनरी जो लॉन्चिंग व्हीकल है हमारे, ठीक है, इसका उपयोग जीएसएलवी जैसे लॉन्चिंग व्हीकल में ऊपरी चरण में किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है।
स्टेटमेंट में दे देगा कि सबसे निचली चरण में क्रायोजेनिक फ्यूल का यूज किया जाता है, गलत कर देना। सबसे ऊपरी चरण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अलग अलग चरण में स्टेज होती है ना फ्यूल की। पहले इसमें थ्रस्ट होगा, फिर ये निकल जाएगा, इसमें थ्रस्ट होगा, कुछ ऊपर लेके जाएगा, फिर ये डिब्बा बाहर आ जाएगा, फिर लास्ट में फिर यहाँ पे क्रायोजेनिक का सीन आ जाएगा, फिर ये खींच के ले जाएगा इंजन को ऊपर। ठीक। ऐसे टेम्परेचर याद रखना, उसी के लिए बस मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। सारनाथ को अभी नॉमिनेट किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। सारनाथ को, आप माइंड में आ रहा होगा, सारनाथ अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी ही नहीं। थी, लेकिन अस्थायी सूची में इसको शामिल किया गया था। भारत ने प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया। सारनाथ अभी यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल था। ठीक है। नेक्स्ट कीजिए। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद, बड़ा न्यूज में था, डिफेंस के लिए देखो बजट है यहाँ पे, मतलब ये जो फंड है अलॉट किया गया है। तीनों सेनाओं के लिए युद्ध तत्परता में वृद्धि के लिए कितने रुपए की पूंजी अधिग्रहण के लिए मंजूरी दे दी है? 76,000 करोड़ के लिए। ठीक है, 76,000 करोड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी बकथॉर्न और ये सी, कैसे लिखते हैं इसको, सी बकथॉर्न, बड़ा विचित्र ये प्लांट होता है, सी बकथॉर्न और हिमालयी टार्टरी बकव्हीट। सी बकथॉर्न के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुका है। अभी देखिए, नासा की क्रू सेकंड मिशन जो है, क्रू सेकंड मिशन, इस मिशन के द्वारा सीबक थॉर्न बीज को ऊपर ले जाया गया स्पेस में। और टार्टरी बकव्हीट बीज जो है, इनको आईएसएस भेजा गया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया। किस लिए सब किया जा रहा है? ताकि वैज्ञानिक अनुसंधान को पारंपरिक कृषि ज्ञान के साथ जोड़ा जा सके। ठीक है। अब सीबक थॉर्न बीज के बारे में पढ़ लिए, प्लांट के बारे में पढ़िए। बंडर प्लांट के नाम से भी ये जाना जाता है। लद्दाख का सोना भी इसे कहा जाता है। और ये ड्रॉट को, यानी सूखा, ड्रॉट रेजिस्टेंट है ये, ठीक है, या फिर ड्रॉट टॉलरेंट है ये। सूखा प्रतिरोधी झाड़ी होती है, ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में हिमालय में पाई जाती है। देखिए इसकी खूबी ये है, -43 डिग्री सेल्सियस से +40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है। तो बहुत ज्यादा ठंडी में भी ये रह लेता है, गर्मी में भी रह लेता है, इस पर असर नहीं पड़ता है, मरेगा नहीं प्लांट। टार्टरी बकवीट के बारे में देखिए, ये भी हाई रेजिस्टेंट टू ड्रॉट है, और कम टेम्परेचर को भी सस्टेन कर लेता है। इसके ये इस तरीके की फायदा है, स्वास्थ्य के फायदा भी है। यहाँ पे देखिए, हाई ब्लड प्रेशर, हाई हार्ट डिजीज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। टार्टरी बकवीट और सी बकथॉर्न कर लेंगे। आईएसएस पे भेजा गया था। अभी हाल में 1987 की आईएनएफ एक संधि थी, आईएनएफ संधि, मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि। इसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूक्लियर फोर्स इस संधि का नाम है। 1987 की थी ये। किस देश ने स्वयं को अलग कर लिया? रूस ने कर ली। रूस और अमेरिका के द्वारा इसको शुरू किया ही गया था, तो ये हट गए अब। 1987 आईएनएफ की संधि अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी। संधि के कोई भी उपबंध अस्तित्व में नहीं है अब। अब दो ही लोग थे, है ना, एक बाहर हो गया, तो फिर कहाँ अब एग्जिस्ट कर रही है, खत्म हो गई। कुछ और न्यूक्लियर ट्रीटी देख लीजिए, ये स्टैटिक फैक्ट है। एनपीटी के बारे में हम लोग जानते हैं, नेशनल प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1970 की। भारत भारत इसका मेंबर नहीं है, आपको पता है। ठीक है, भारत एनपीटी का सदस्य नहीं है। भारत भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान भी नहीं है, इसराइल भी नहीं है एनपीटी का सदस्य। और एक और है सीटीबीटी भी पढ़ते हैं, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 की। तो भारत ने सीटीबीटी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए। ठीक है, तो ना तो हम एनपीटी के सदस्य हैं, ना ही सीटीबीटी के सदस्य हैं। एक नई ट्रीटी ये अभी यूएसए के द्वारा लॉन्च की गई थी, न्यू स्टार्ट संधि 2010 में। न्यू स्टार्ट संधि भी न्यूक्लियर ट्रीटी है, ध्यान रखिएगा। उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा भी गया था, न्यू स्टार्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, स्टार्ट के बारे में पूछा गया था। शुरुआत में स्टार्ट के नाम से शुरू किया गया था, फिर न्यू स्टार्ट हो गया था। ठीक है। अमेरिका और रूस दोनों देशों द्वारा तैनात परमाणु हथियारों के लिए सत्यापन योग्य सीमाएं निर्धारित करता था ये न्यू स्टार्ट संधि। और एमटीआर संधि 1987 की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिसाइल रिजीम जो है ना, मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम 1987। इन सब के ईयर याद रखना, मैचिंग मैचिंग में पूछ लेता है। एनपीटी 1970, सीटीबीटी 1996, न्यू स्टार्ट 2010, एमटीसीआर 1987। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित ये योजना है।
साइट का पहले फुल फॉर्म पढ़ लीजिए। साइट का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। अब ये देखो यहाँ पे एक शब्द इंटरवेंशन भी लिखा है और दूसरा बड़ा सा शब्द ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन लिखा है। तो पहली चीज ये जाननी चाहिए आपको कि ये जो साइट योजना है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस वाली योजना है। ठीक है, इसमें वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है ऐसी कंपनीज को जो ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करती हैं, जो उनका उत्पादन करती हैं। लेकिन आपको साथ में ये भी जानना पड़ेगा कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने वाली जो कंपनीज हैं, तो ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादन करने के लिए एक कंपोनेंट की जरूरत होती है, वो बहुत कॉस्टली होता है। उस कंपोनेंट का नाम है इलेक्ट्रोलाइजर। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइजर। तो ये जो साइट योजना है ये इलेक्ट्रोलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और जो कंपनी इस काम से जुड़ी हुई है ग्रीन हाइड्रोजन को जो प्रोड्यूस कर रही है, ऐसी कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से उनको बढ़ावा देना है। ये साइट योजना का प्रमुख उद्देश्य है। चूंकि साइट योजना जो है ये एक सब स्कीम है, मेन स्कीम तो यही है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है हमारा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ईयर बताएंगे? 2023 का। ठीक है, जनवरी 2023 में लॉन्च की गई थी इस स्कीम को। ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, इसी योजना के तहत एक छोटी सी स्कीम साइट योजना है। इसका पर्पज आपने जान ही लिया, वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से हरित हाइड्रोजन उत्पादन की आपूर्ति के पक्ष को मजबूत करना है। फुल फॉर्म आपने सीख लिया, और इसको मैनेज कौन कर रहा है, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। क्लियर है? चलिए, देखो न्यूज में इस वजह से था कि मैं जूम कर दे रहा हूँ। अब क्लियर है? अब चूंकि साइट योजना है तो पुरानी, 2025 की तो है नहीं, लेकिन साथ में ये जो अभी जिस वजह से ये न्यूज में थी, साइट योजना के तहत पहली बार हरित अमोनिया की खरीद के लिए नीलामी आयोजित की गई है इस स्कीम के तहत। तो यहाँ पे हम लोग ग्रीन अमोनिया भी पढ़ लेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ग्रीन अमोनिया ये क्या चीज है, इसको भी देखेंगे। देखिए, ग्रीन अमोनिया जो है ये कार्बन मुक्त अमोनिया होती है। यहाँ से बायोलॉजी में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, करंट से भी क्वेश्चन आ सकता है। कार्बन मुक्त अमोनिया जो है ये बनाई कैसे जाती है, ये हरित हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, जो हमारी एयर में जो नाइट्रोजन है उसी का यूज करके, ग्रीन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का उपयोग करके कार्बन फ्री अमोनिया को प्रोड्यूस किया जाता है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। जल का विद्युत अपघटन करके ग्रीन हाइड्रोजन को बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है ना विद्युत अपघटन जल का, ये क्या है, ये कहाँ पे हो रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइजर में हो रहा है। अब समझ पा रहे हैं? तो मेन कंपोनेंट जो है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का वो इलेक्ट्रोलाइजर है। वही चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था। समझ में आया? चलिए, ये देखिए स्वदेश दर्शन योजना यानी एसडीएस की हाल ही में समीक्षा की गई है। यह योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी, ईयर आपको याद रखना है, 2014 से 2015। 14-15 में लॉन्च की गई थी। मैचिंग में क्वेश्चन आता है स्कीम से, 3-4 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। आर में भी पूछे गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं उनमें भी पूछे जाते रहे हैं। और जो 2025 का होगा इसमें भी आपको देखेंगे। ठीक है, स्कीम से क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक को कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा कठिन भी होता है। अब कुछ स्कीम बहुत पुरानी दे देता है तो वो फिर दिक्कत करता है। और ये जो स्वदेश दर्शन है ये 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, फाइनेंस्ड है। ठीक है, चलिए हेपेटाइटिस डी के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग ए पढ़ते थे, हम लोगों ने बी भी पढ़ा है, हम लोगों ने सी भी पढ़ा है। अब हेपेटाइटिस डी भी आ गया। ए को ऐसे पढ़ते थे कि ये ठीक है, बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं होता है। बी थोड़ा सा डेंजरस होता है, सी सबसे ज्यादा डेंजरस होता था, है ना, वो अभी भी होता है। क्योंकि हेपेटाइटिस ये जो है वायरल डिसीज है। ठीक है, हेपेटाइटिस के साथ एक बड़ी दिक्कत और ये होती है कि हेपेटाइटिस होने से पहले व्यक्ति में पीलिया के सिम्टम्स आने लगता है। तो पहले वो पीलिया से ग्रसित होता है, फिर जाके हेपेटाइटिस का वो शिकार होता है। और हेपेटाइटिस और पीलिया के बारे में हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, लीवर डैमेज, है ना, लीवर डैमेज हो जाता है बहुत ज्यादा। और लीवर डैमेज होगा तो फिर खाना डाइजेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए हेपेटाइटिस बी का पीड़ित जो होता है वो कुछ नहीं खाता है तो तुरंत वॉमिट करता है ना, वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है। यही वजह है कि लीवर काम नहीं कर रहा होता है ठीक से। अब देखो हेपेटाइटिस डी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। डब्ल्यूएचओ ने हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी के रूप में वर्गीकृत किया। वैसे जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है हेपेटाइटिस की, ठीक है, ये वायरल डिजीज होती है, मुख्यतः शराब या फिर ड्रग विषाक्तता यानी ये टॉक्सिसिटी जो है के कारण। और लीवर खराब होने का मतलब फाइब्रोसिस, सिरोसिस, ये सारी चीजें हैं। लीवर कैंसर, सिरोसिस यानी लीवर कैंसर, ये सब समस्या है।
अब ये जो न्यूज में है हेपेटाइटिस डी, इसको देखते हैं ये क्या चीज है। इसके बारे में लिख रहे हैं कि दोषपूर्ण वायरस है ये। दोषपूर्ण क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि ये हेपेटाइटिस बी के साथ संक्रमण से बन रहा है ना। यानी इसका एंगेजमेंट किसके साथ है? हेपेटाइटिस बी के साथ है। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा तो हेपेटाइटिस सी लिख देगा, ए भी लिख सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया? चलिए ठीक है। हेपेटाइटिस का भारत का उन्मूलन लक्ष्य जो है वो 2030 है। ठीक है, 2030 ये लक्ष्य याद रखिएगा। चलिए, एक और छोटा सा क्वेश्चन है। अंतरिक्ष एनालॉग मिशन जिसका नाम है होप, होप ये किसका मिशन है? मिशन है इसरो का। और ये जो मिशन है एक तरीके से लैब है ना, बहुत बड़ी सी लैब है जहाँ पे वातावरण जो है वो स्पेस जैसा है, अंतरिक्ष जैसा है। अंतरिक्ष अनुरूप मिशन है ये। काम क्या करना है यहाँ पे? इस मिशन का उद्देश्य मानव अंतरिक्ष उड़ान के दौरान होने वाली शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और परिचालन संबंधी जो चैलेंजेस हैं उनका अध्ययन करना है। ठीक है, होप का फुल फॉर्म देखिए, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। त्रिशूकर घाटी है लद्दाख में, यहाँ पे उद्घाटन किया गया इस मिशन का। ठीक है, चलिए, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया आपके लिए। त्रिशूकर घाटी लद्दाख में है। त्रिशूकर के नाम से एक वेटलैंड भी है। इस क्षेत्र को रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। ठीक है, 1971 2 फरवरी, ये आर्द्रभूमि के फैक्ट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस। आदिवासी से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका दूसरा नाम भी है विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। डेट याद रखनी है आपको, 9 अगस्त। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस ऑब्जर्व करते हैं। इस बार की जो थीम रही है 2025 की, स्वदेशी लोग और एआई। ठीक है, स्वदेशी लोग और एआई, अधिकारों की रक्षा व विश्व को आकार देना, इस बार की थीम है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। विश्व की जनसंख्या का 6%, 6% से भी कम है आदिवासी। ठीक है, और विश्व के सबसे गरीब लोगों में कम से कम 15% हिस्सा आदिवासियों का है। ये जनरल फैक्ट है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं डबल स्टार मार्क किया हूँ। एक अवार्ड है जिसका नाम है इक्वेटर अवार्ड 2025। अवार्ड का नाम है इक्वेटर अवार्ड। देता कौन है? पहला क्वेश्चन है आपके लिए, यूएनडीपी। किसके द्वारा दिया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। क्योंकि ये भारतीय हैं इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम है वीवी फातिमा। ठीक है, वीवी फातिमा। ये इनके जो एच जी है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये पूरा नाम है वीवी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप। कर्नाटक का ये एसएचजी है। इनका नाम आपको ध्यान में, संस्था का नाम याद रखना है। ठीक है, ये संस्था का नाम है वीवी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप। किस लिए दिया जाता है? इक्वेटर प्राइज जो है ना, या फिर अवार्ड जो है, वो नोबेल प्राइज है बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के क्षेत्र में इसको नोबेल प्राइज की संज्ञा दी जाती है। तो अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड है ये। ठीक है, चलिए, विश्व टाइगर दिवस कब होता है? 29 जुलाई होता है ना? सही हूं ना मैं? चलिए वेरीफाई करके बताइएगा। विश्व शेर दिवस पढ़िए। विश्व शेर दिवस का आयोजन वर्धा वन्यजीव अभयारण्य में आयोजित किया गया है 10 अगस्त को। 19 जुलाई के बाद अगस्त आता है ना, तो ठीक है, जुलाई के बाद अगस्त आ गया, और बाघ के बाद शेर आ गया। ठीक है, चलिए, वर्धा वन्य जीव ज्योग्राफी के लिए याद रखना, मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहाँ पे? गुजरात में। अभी इनकी सेंसस भी हुई है मई 2025 के 16वें सेंसस के अनुसार। इनका 16वां सेंसस रहा होगा शेरों का। 2020 से अभी देखेंगे तो वृद्धि तो अच्छी खासी है, 32% इंक्रीमेंट है इनकी संख्या में, और लगभग 674 से बढ़कर 891 हो गई है। ठीक है, 891। प्रोजेक्ट लाइन कब लॉन्च किया गया था? 2020 में। ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में। आइए पढ़ते हैं स्लीपिंग सिकनेस के बारे में, निद्रा रोग के बारे में। अभी डब्ल्यूएचओ ने कीनिया को स्लीपिंग सिकनेस से यहाँ पे मुक्त कर दिया। ठीक है, मुक्त प्रमाणित कर दिया। तो करंट का क्वेश्चन एक ये हो गया। बाकी बायोलॉजी से हम लोग सीखेंगे कि ये स्लीपिंग सिकनेस होती कैसी है। क्वेश्चन पूछे गए पीसीएस में, है ना। स्लीपिंग सिकनेस को, ये जो बड़ा सा नाम लिखा है ना, ट्रिपेनोसोमियासिस, इस बीमारी का एक दूसरा नाम है। ठीक है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना। डब्ल्यूएचओ ने
अभी हाल ही में केन्या को निद्रा रोग से मुक्त प्रमाणित कर दिया। स्लीपिंग सिकनेस के बारे में देखिए, ये जो तिसे तिसे मक्खियां हैं इनके द्वारा प्रसार किया जाता है, और प्रोटोजोआ परजीवी से होता है। ये तो है बैक्टर, मक्खी है। ये जो तिसे तिसे हैं मक्खी, ये तो हम बैक्टर फैलाने वाले जो होते हैं। पहले ये इन्फेक्ट होती हैं, फिर ये काट लेती हैं किसी को तो वो इन्फेक्ट हो जाता है। और जिससे इन्फेक्ट होता है वो वास्तव में क्या है, प्रोटोजोआ परजीवी। ठीक है, प्रोटोजोआ परजीवी, जो जिससे मलेरिया होता है ना, वही चीज जिससे मलेरिया होता है। चलिए भारत की स्थिति देखते हैं थोड़ा। केन्या तो मुक्त हो गया। चेचक से हम 1980 में मुक्त हो गए थे, पोलियो से 2014 में हो गए थे, मातृ एवं नवजात टेटनस से 2015 में हो गए थे, ट्रैकोमा अभी हम लोगों ने हाल ही में ही पढ़ा है। ये आई डिसऑर्डर होता है ना, आंख की बीमारी होती है, आई डिसऑर्डर। ये 2024 में मुक्त हो गए। क्लियर है। भविष्य के लक्ष्य देख लीजिए, मलेरिया का उन्मूलन 2030 है। अभी आपने हेपेटाइटिस का भी देखा 2030। ठीक। कालाजार की अगर बात करें तो यहाँ पर टारगेट के रूप में है लक्ष्य, ब्लॉक स्तर पर 10,000 जनसंख्या पर एक से कम मामले करना है। और टीबी का लक्ष्य 2025। 2025 तो खत्म ही होने वाला है, अब देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, तो ये टारगेट याद रखना। अब पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा, ये राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस सेलिब्रेट किया गया है 10 जुलाई को। ठीक है। और 10 अगस्त को आपने पढ़ा शेर दिवस, है ना। 10 अगस्त को शेर दिवस पढ़ा। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी अभी देख रहे होंगे मत्स्य पालन जो है ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। और मत्स्य क्षेत्र में जो क्रांति लाने का जिनको श्रेय है, वो आपके सामने जिनके नाम लिखे हैं। ठीक है, प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर के अली कुन्ही। प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अली कुन्ही। ठीक है, इनकी स्मृति में मनाया जाता है। झींगा निर्यात, झींगा के एक्सपोर्ट में हम लोग काफी अव्वल हो रहे हैं। झींगा निर्यात में भारत आज अग्रणी है। ठीक है, वर्तमान में अग्रणी है। इस संस्था को याद रखिएगा कि ये है कहाँ पे, मैचिंग में बहुत काम आएगा। इसको शॉर्ट में सीफा भी बोलते हैं। एक बार पूछा है क्वेश्चन सीफा, हिंदी में ही लिख के पूछा था, सीफा कहाँ है। केंद्रीय मीठा जल, हिंदी में लिखा था बट इंग्लिश में तो सही लिखा था। अब इंग्लिश को पढ़ लिया कीजिए साथ में, अगर इस तरीके से क्वेश्चन लिखा रहे तो। केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान, चूंकि मत्स्य पालन से संबंधित है तो इसको ध्यान रखिएगा, उड़ीसा, कटक में है, उड़ीसा में। हो जाएगा। चलिए, ये देखिए राइजोटोप प्रोजेक्ट क्या है। रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग करके राइनो, इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सर, राइनो के शिकार को रोकने के लिए। ठीक है, साउथ अफ्रीका का ये प्रोजेक्ट है, राइजोटोप प्रोजेक्ट। ये रेडियो धर्म उससे मत लगा देना, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी वाले से ऐसा कुछ ऑप्शन बना के दे सकते हो। यहाँ पर राइनो है। एमपी लैड अभी न्यूज में थी, इसको फिर से देख लेते हैं। वैसे इसको मैं कई बार आपको करा चुका हूँ। एमपी लैड का फुल फॉर्म आप जानती हैं, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जो इनको 5 करोड़ मिलता है अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास के लिए। वो 5 करोड़ अलग अलग तरीके से आता है, 2 किस्तों में आता है। तो इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। 1993 की ये स्कीम है, 1993 की योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। संसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए सिफारिश करने में ये सक्षम बनाती है ये वाली स्कीम। ठीक, 5 करोड़ रुपए दिया जाता है और इनके खाते में नहीं आता है। ठीक है, प्रति सांसद 5 करोड़ आवंटित तो किया जाता है, लेकिन ये पैसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आता है, यानी डीएम कार्यालय में आता है। ठीक है। हाँ, ये सिफारिश जरूर कर देते हैं कि फलाने जगह पे काम करना जरूरी है, तो फिर जिला प्रशासन उसको देखती है, और यही फंड जो है ना 5 करोड़, वो इसको यूज कर लेती है। ठीक है, बाकी फोटो वोटो लग जाती है सांसद साहब की। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्कीम को देखो एग्जीक्यूट कौन करता है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है इसको देखता है। ये जो मंत्रालय है इसी के द्वारा जिला प्राधिकारियों को 2.5 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में ये पैसा दिया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये पैसा सांसद के खाते में नहीं आता है, ये जिला प्रशासन के खाते में आता है, और 2 किस्तों में आता है, 2.5 2.5 करोड़ की। ठीक है, स्टेटमेंट के लिए काम आएगा। और जिला प्राधिकरण परियोजना स्वीकृति देती है, तो मतलब स्वीकृति देने का काम इनका है, जिला प्रशासन का। निधि आवंटन का भी इनका इनका ही काम है, और कार्यान्वयन का भी इन्हीं का काम है, यही जिम्मेदार है। और यह जो 5 करोड़ है ये व्यक्तिगत नहीं होता, यानी मान लो किसी सांसद ने रिकमेंड नहीं किया किसी क्षेत्र में विकास कार्य के लिए, तो ये पड़ा पड़ा रहेगा जिला प्रशासन के पास। 5 साल बीत जाएंगे, दूसरा सांसद अगर आएगा, ठीक है, तो वो भी इसको यूज कर सकता है। ठीक है, हो सकता है वही बन के आ जाए फिर से सांसद। कुल मिला के ये लैप्स नहीं करती है जब तक ये खर्च ना हो जाता है। कर लेंगे। चलिए, ये देखिए
वनाग्नि के बारे में पढ़ते हैं, और ये ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है स्ट्रेट, हिंदी में बोलते हैं जलडमरू मध्य, और इस जलडमरू मध्य का नाम है डार्डानेल। वैसे मैं तो कई बार कराया हूँ पीडीएफ में, फिर से न्यूज में था तो देख लेते हैं। डार्डानेल्स की लोकेशन आप देख रहे हैं, मैप आपके सामने है। ये सी ऑफ मारामारा देख रहे हैं आप, राइट साइड में ब्लैक सी देख रहे हैं। सी ऑफ मारामारा से आपको ब्लैक सागर में जाना है, तो एक पतला सा चैनल दिख रहा है, इसी को बोलते हैं स्ट्रेट या फिर जल डमरू। इस डमरू का नाम है, इस जल डमरू डमरू का नाम है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, बॉस्फोरस की संधि। अब यही सी ऑफ मारामारा से आपको मान लो एजियन सागर में आना है, तो ये जो पतला सा चैनल आपको दिख रहा है, यही है डार्डेनेल्स की संधि। ठीक है, यही है स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेल्स। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो, अब स्ट्रेट का तो काम जानते हो ना, दो वाटर बॉडी को जोड़ता है, लेकिन दो जमीनी भागों को अलग भी करता है, यही है ना। अब इसी की बात कर लेते हैं, डार्डेनेल्स की। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, तो दो जमीनी भाग तो ये अलग हो रहे हैं। एक जमीनी भाग आपको ये गैलीपोली प्रायद्वीप दिख रहा है, इसको भी मार्क कीजिए इंपॉर्टेंट। ये जो हिस्सा है ना, ये गैलीपोली प्रायद्वीप है। मैं रेज कर दे रहा हूँ ताकि दिखता रहे। और ये जो बड़ा सा हिस्सा है, ये टर्की तो है ही, लेकिन ये जो बड़ा सा हिस्सा है, इस टर्की को ये एनाटोलिया प्रायद्वीप बोला जाता है। ठीक। तो अगर कभी पूछे कि डार्डानेल्स दो जमीनी भाग को अलग करता है, वो दो जमीनी भाग कौन कौन से हैं, तो एक है गैलीपोली प्रायद्वीप, दूसरा है एनाटोलिया प्रायद्वीप। ठीक है, एनाटोलिया नहीं दिखेगा तो टर्की दिख जाएगा। और अगर जोड़ने की बात करें तो सी ऑफ मारमारा से एजियन सागर को जोड़ देना। ठीक है, तो ये है स्टेट ऑफ डार्डानेल्स। अभी यहाँ पे आग लग गई थी, इस वजह से इसको बंद कर दिया टर्की ने, क्योंकि टर्की का ही पूरा अधिकार है। ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा दिख रहा है, आपको पता है ये यूरोप में लाई करता है, यहीं पे इस्तानबुल है, यूरोपियन पोर्शन ऑफ टर्की। ठीक है, टर्की का यूरोपियन पोर्शन है, और नीचे वाला ये साउथ वाला ये एशियन पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लीजिए जो खबर है। उत्तरी पश्चिमी तुर्की में वनाग्नि के कारण इस जलडमरू को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, इसलिए न्यूज में थी। ठीक है, स्टेट जानते हैं हम लोग, नैरो वाटर वे होता है, एक पैसेज होता है। स्टेट ऑफ डार्डेनल्स ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। सेपरेट, अगर सेपरेशन की बात करें तो गैलीपोली पेनिनसुला को अलग कर रहा है एनाटोलिया से, और अगर जोड़ने की बात करें तो एजियन सागर को सी ऑफ मारामारा से जोड़ रहा है। ठीक है, इस जल डमरू में कुछ पोर्ट्स भी हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिए। एक तो गैलीपोली के नाम से है ही, इस नाम से तो प्रायद्वीप ही है, पेनिनसुला ही है। एक इसाबत है, और दूसरा है कनेक्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्कल, क्योंकि कनेक्कल के नाम से एक वॉर भी है। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको इसका नाम जरूर दिखेगा। ठीक है, कनेक्कल का। तो ये था हम लोगों का सेकंड वीक का करंट अफेयर्स। इनको जरूर रिवाइज किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जीएस के साथ साथ आपको, सॉरी, करंट के साथ साथ आपको क्या तैयार करा रहा है, आपको जीएस भी तैयार करा रहा है। पहला टॉपिक हम लोग करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। स्कीम तो पुरानी है, बट कुछ अपडेट होते रहते हैं, डेवलपमेंट होते रहते हैं, तो इस वजह से फिर से रिकॉल करना पड़ता है। तो जो अपडेशन होगा उसको भी देख ले रहे हैं, और जो पुरानी बातें हैं, स्टैटिक पॉइंट है इस स्कीम के बारे में, उनको जल्दी से रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, स्कीम जो है, स्कीम का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पीसीएस में भी, आरओ एआरओ में भी मैचिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। आपको दो तीन क्वेश्चन बहुत आराम से ये एग्जाम में मिलते हैं स्कीम से। ठीक है, तो वो ईयर मैच के लिए पूछा जाता है नॉर्मली, तो वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन काम आ जाता है। चलिए, एपीएम यूवाई जो है, उज्ज्वला योजना जो है, मेन फंडा तो जानते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव तो जानते हैं ना, सब्सिडी मिलती है सिलेंडर्स पर। ठीक है, अभी फाइनेंशियल ईयर जो है 25-26 के लिए, इस योजना के तहत प्रति वर्ष, ये तो पुराना ही फैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कि आप एक साल में 9 रिफिल करा सकते हैं, और प्रति सिलेंडर 300 रुपए की आपको सब्सिडी भी मिलती है। इसके जो लाभार्थी हैं वो अलग 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 लाभार्थी हैं, सभी लोग लाभार्थी नहीं हो सकते। ठीक। तो 300 रुपए की सब्सिडी दी जाती है, इसी को कंटिन्यू रखने का फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी डिसाइड किया है। यही अपडेशन है। ठीक, मतलब ये कंटिन्यू रहेगा, ये जो सब्सिडी मिलती है 300 रुपए की, ये कंटिन्यू रहेगी। और सब्सिडी तो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जाती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका नया नाम पहल है। ठीक है, नया नाम पहल है, डीबीटी को अब पहल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, यहाँ पे कुछ स्टैटिक फैक्ट रिवाइज कर लीजिए। ये उज्ज्वला योजना जो है 2016 की योजना है। ठीक, ये एक फैक्ट आपके लिए हो जाता है स्कीम मैचिंग के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसको मैनेज करती है। उज्ज्वला 2.0 में भी कुछ नए ये जो प्रोविजन है इनको जोड़े गए थे, जैसे प्रवासी परिवार जो है, प्रवासी फैमिलीज जो है, तो पते के प्रमाण या फिर राशन कार्ड की आवश्यकता की बजाय ये सेल्फ अटेस्ट, यानी ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है, स्व घोषणा के माध्यम से भी एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने की सुविधा होती है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल प्रोविजन जोड़े गए थे 2.0 में। अभी वर्तमान की स्थिति देखें जुलाई 2025 तक,
तो लगभग 10.5 करोड़ कनेक्शन जारी हो चुके हैं इस स्कीम के तहत। ठीक है, तो ये दो चार बातें यहाँ पे थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए चर्चा में रहा, नागोर्नो काराबाख। नागोर्नो काराबाख ये जो क्षेत्र है ये कहाँ पे लाई करता है? यहाँ पे मैपिंग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नागोर्नो काराबाख जो है ये अर्मेनिया और अजरबैजान का लंबे समय से चल रहा है संघर्ष क्षेत्र है। ठीक है, न्यूज में अभी क्या है, फिर से अमेरिका की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच शांति समझौता हुआ है इस क्षेत्र को लेकर। ये नोबेल प्राइज लेके ही मानेगा मुझे लग रहा है ना, डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन सी का ये क्षेत्र कहाँ पे लाई कर रहा है? अर्मेनिया और अजरबैजान का ये संघर्ष क्षेत्र है। मैं मैप को मेंशन किया हूँ, मैप को बनाया हूँ, वहां पे भी आपको दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा इस क्षेत्र के बारे में देख लीजिए। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र जो है ये पहाड़ी और स्थलवर्ती क्षेत्र है। टाइमलाइन थोड़ा देखिए, 1917 में जब रूसी पतन हो जाता है तो दोनों देशों ने अपना अपना यहाँ पे दावा, दोनों देशों के द्वारा अपना अपना दावा किया जाता है। टेंशन स्टार्ट हो जाती है, फिर 1994 में अर्मेनिया समर्थित बलों द्वारा नियंत्रण कर लिया जाता है इस क्षेत्र पर। 2023 में फिर अजरबैजान ने इस क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण कर लिया, और फिर 2025 में अभी अभी शांति समझौता डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा होता है। अब देखते हैं कब तक ये शांति समझौता बना रहता है या फिर से टेंशन शुरू होती है। तो हमारी परीक्षा की जो बात है बस वो यही है कि ये लाई कहाँ पे कर रहा है। ये अर्मेनिया और अजरबैजान का क्षेत्र है। मैं मैप को बनाई, वहां पे देख लीजिए। वीडियो को पॉज कर लेना और मैप को अच्छे से ऑब्जर्व करना। कैस्पियन सागर आपको दिख जाता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये ईरान दिख रहा है आपको, टर्की दिख रहा है, ऊपर रसिया, जॉर्जिया। इसके बाद जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये अर्मेनिया और अजरबैजान। एक सेकंड, ये अर्मेनिया आपको दिख रहा है, ये अजरबैजान है। ये जो रेड कलर से है, ये पूरा क्षेत्र है नागोर्नो काराबाख एरिया, जिसमें दोनों देशों के बीच टेंशन चल रही है। ठीक है। बाकू कहाँ की कैपिटल है? अजरबैजान की। अर्मीनिया की कैपिटल बताएंगे? मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, याद कर लीजिए। एरेबान। ठीक है, एरेबान कैपिटल है अर्मेनिया की। कर ले जाएंगे। चलिए, यहाँ पे देखेंगे सेपा, ये जो व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता होता है, अभी भारत और ओमान के बीच में हुआ है। पहला फैक्चुअल क्वेश्चन ही हो गया कि अभी हाल ही में सेपा जो समझौता है वो किस किस देश के बीच में हुआ है? भारत और ओमान, लगा देना। ये ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दरअसल। ठीक है, मैं ट्रेड एग्रीमेंट पे एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट पूछा था शायद 2023 के प्रीलिम में पूछा था। तो ये सारी चीजें पढ़ लेना, जैसे एफटीए होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर सेपा होता है, ठीक है, फिर सेसा होता है। इस तरीके के बहुत सारे एग्रीमेंट हैं ट्रेड को लेके, और अलग अलग देश के साथ अलग अलग एग्रीमेंट भी हैं। ये जो है ना लेवल बढ़ता जाता है यहाँ पे, तो वो आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे उतना डिटेल से मेंशन नहीं किया हूँ इस वाली पीडीएफ में, बट मैं इसकी पीडीएफ में इसका वीडियो बनाया हूँ। भारत और ओमान के साथ सेपा पर वार्ता पूरी हो चुकी है। लक्ष्य क्या रहेगा? चूंकि ट्रेड एग्रीमेंट है तो ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होगा यार, ट्रेड से संबंधित जो भी रिस्ट्रिक्शंस रहती है उनको ईज करना होगा, आसान करना होगा। और इन्वेस्टमेंट पर्पज से इन्वेस्टमेंट जो है वो भी ज्यादा से ज्यादा हो सके, ट्रेड को लेके कोई अड़चन ना हो, इन सभी चीजों को देखते हुए ये सारे समझौते किए जाते हैं एक दूसरे के बीच में। सेवा के बारे में, ये भी एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है बट कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का होता है। जो सिंपल ट्रेड एग्रीमेंट है उसका नाम तो सिर्फ एफटीए। ठीक है, जो थोड़े से और कॉम्प्रिहेंसिव नेचर के हो जाते हैं जिसमें बहुत सारी और सुविधाएं ऐड हो जाती हैं, तो फिर कॉम्प्रिहेंसिव नेचर के हो जाते हैं। वो सेपा भी हो सकता है, वो सेपा भी हो सकता है। ठीक है, सेसा भी हो सकता है, सेपा भी हो सकता है। तो यहाँ पे सेपा में क्या है? ठीक है, एफटीए तो है ही। यहाँ पे वस्तुओं व्यापार के साथ साथ व्यापार सुविधा प्रतिस्पर्धा नीति, आईपीआर जैसे व्यापक आर्थिक सहयोग शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे बहुत इनिशियल स्टेज का जो एग्रीमेंट होगा वहां पे हो सकता है सिर्फ गुड्स का ट्रेड की बात हो, है ना, उस एग्रीमेंट में। थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का होगा तो गुड्स के साथ सर्विस भी ऐड कर दी जाएंगी। और कॉम्प्रिहेंसिव होगा तो साथ में ये जो आपको दिख रहा है आईपीआर, यहाँ पे भी, यहाँ आईपीआर दिख रहा है, आईपीआर जैसे व्यापक आर्थिक सहयोग में बहुत सारे फैक्टर और जोड़ दिए जाते हैं। ठीक, चलिए, एक बुल फाइटिंग है जिसका नाम है धीरियो। ये बुल फाइटिंग जो होती है ये गोवा में होती है। ये क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा के लिए, एक इस राज्य की प्रचलित प्रथा है। एक बुल फाइटिंग हम लोग जल्दी कट्टू भी पढ़ते हैं, तमिलनाडु वाला। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था, लेकिन फिर से 2023 में फिर से इसको रिज्यूम कर दिया, क्योंकि परंपरा से जुड़ा हुआ है ना, धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ज्यादा देर तक म्यूट नहीं रह पाया, बैन नहीं रह पाया, उसको फिर से रिज्यूम करना पड़ा।
तो जैसे जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है, उसी तरीके से धीरियो नाम का जो है बुल फाइटिंग, ये गोवा में होता है। यही याद रखना है आपको। पुर्तगालियों के समय का गोवा का एक पारंपरिक खेल होता था। ये साथ में एक्ट भी याद रखें, क्योंकि यहाँ पे पशु वाली बात हो रही है। तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम मैचिंग में काम आएगा, 1960 का है। ठीक है, 1960 का है। ये सिमिलर इन्फॉर्मेशन जल्लीकट्टू आप लोग जानते हैं, तमिलनाडु का ये प्रचलित प्रथा है जिसमें बैलों को नियंत्रित किया जाता है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था और 2023 में फिर से रिज्यूम कर दिया। ये हम लोगों ने सीख लिया। चलिए नेक्स्ट आइए। इसके बारे में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उपकर के बारे में पढ़ेंगे, सेस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, सेस। करंट का पढ़ लेंगे, और सेस क्या होते हैं ये हम लोग सेस के रिगार्डिंग पढ़ लेंगे। कैग के बारे में तो अभी करंट न्यूज है। कि कैग जो काम करते हैं आपको पता है, सेंट्रल लेवल के और स्टेट लेवल के जो लेखे जोखे होते हैं, उनका हिसाब किताब देखते हैं। ठीक है, साथ में स्टेट लेवल भी याद रखना। ठीक है, ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ यूनियन का ही देखते होंगे, स्टेट का अलग सीएजी होता होगा, ऐसा नहीं है। सीएजी ही जो है ये सेंट्रल का भी देखते हैं, स्टेट का भी देखते हैं। ठीक। तो अभी सीएजी ने उपकर संग्रह को लेके, यानी सेस भी तो सरकार जो है ना वो चार्ज करती है। सरकारी कर्मचारी जो है उनसे लिया जाता है, कॉर्पोरेट से लिया जाता है, बहुत सारी संस्थाओं से लिया जाता है। जब आप जॉब में आ जाएंगे, या फिर जो लोग जॉब में होंगे वो जान रहे होंगे, उनकी सैलरी से कटता है। शिक्षा कर कटता है, शिक्षा उपकर कटता है। और ये जो भारत स्वच्छ मिशन है उस पर भी पैसे कट सकते हैं। तो तमाम तरीके के होते हैं ये सेस, वो अभी हम लोग देख ले रहे हैं नीचे। कैग ने उपकर संग्रह को निर्धारित कोषों में स्थानांतरित करने में 3.69 लाख करोड़ रुपए की कमी को बताया है। ये तो बहुत चिंता वाली बात है ना। ये जो सेस लिए जाते हैं, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए लिए जाते हैं, और इनका एक अलग क्षेत्र भी होता है। जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, तो शिक्षा पर अगर आप सेस चार्ज कर रहे हैं, तो जो सेस जो इकट्ठा हो रहा है सरकार के पास, वो खर्चा भी शिक्षा के लिए ही होना चाहिए, है ना। समझ पा रहे हैं ना। अगर कृषि कल्याण के लिए सेस आप लगा रहे हैं, तो जो पैसा इकट्ठा हो रहा है सेस के माध्यम से, कृषि कल्याण सेस जो है, वो पैसा भी वहीं खर्च होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पैसा ले लिया शिक्षा उपकर के नाम पर और खर्चा कर दिया उसको किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना, या फिर सरकारी खर्चों में उसका यूज कर लिया। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कौन देखता है? यही तो क्या देखते हैं कि जो पैसा जिस चीज के लिए है वो वहीं पे खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जितना जितना एक सीमित मात्रा खर्च होनी थी उतना ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ज्यादा खर्च तो नहीं कर रही है गवर्नमेंट। ये सारी चीजें क्या देखते हैं। चलिए, तो ये तो करंट वाली बात हो गई। यहाँ पे कुछ झोल मोल हो रहा है, घपला हो रहा है ना। अब इसका रिप्लाई जो है वो कुछ दिनों में मिल जाएगा, इसका जवाब सरकार दे देगी। सरकार बता देगी कि हाँ, ये पैसा निर्धारित कोषों में स्थानांतरित नहीं किया गया, या फिर कमी जो आई है वो किस वजह से है। ठीक। जिससे उपकरणों के उद्देश्य और उनका उपयोग को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ठीक है, तो ये करंट वाली बात होगी ना। अब सेस के बारे में पढ़िए। सेस जो है ये तो पता है, जो नॉर्मल टैक्स होते हैं हम लोगों के, जैसे इनकम टैक्स है, जीएसटी है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ये तो लगता ही लगता है। साथ में ये जो सेस है ये इन सभी करों से अलग सेस होता है। ठीक है, जैसे शिक्षा उपकर हो गया, जैसे स्वच्छ भारत उपकर हो गया, जैसे कृषि कल्याण उपकर हो गया, ये उपकर है। तो एक निर्दिष्ट, ये जो मैं यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया हूँ ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट के लिए। आपको उपकर के बारे में सारी चीजें आना चाहिए। निर्दिष्ट निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए ये लगाया जाता है, वो अभी हम लोगों ने सीख लिया कि जिसके लिए लगाया जा रहा है वहीं पे खर्च भी होना चाहिए। उपकर का उद्देश्य संघ उद्देश्य के लिए ही होना चाहिए। ठीक है। शिक्षा उपकर ये आपने टाइप देख लिए। इस कर का उपयोग जो है वो सरकारी व्यय के लिए नहीं किया जा सकता, और ना ही राज्य सरकारें ऐसे करों को लगा सकती हैं। ये आपके लिए स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, सेस के बारे में। इसको सिर्फ और सिर्फ कौन लगा सकता है? यूनियन गवर्नमेंट लगा सकती है सेस को। स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी राइट नहीं है सेस लगाने का। पूरा नियंत्रण संघ का रहता है। आर्टिकल 270 देख लेना, ये आपको वहां पे मिल जाएगा। सेस के बारे में यहाँ पे चर्चा है। तो यहाँ से पॉलिटी का भी क्वेश्चन बन गया है ना। पॉलिटी का भी क्वेश्चन हो गया, यहीं से आपका इकोनॉमी से भी क्वेश्चन हो गया। उपकरों को राज्यों के साथ साझा भी नहीं किया जाता है। ठीक है, साझा जो किया जाता है वो बाकी टैक्स किया जाता है ना, जीएसटी शेयर किया जाता है, तमाम तरीके के टैक्स होते हैं वो भी किए जाते हैं। और कितना पैसा स्टेट्स को शेयर करना है ये कौन बताएगा? ये फाइनेंस कमीशन बैठा है ना इसके लिए, 280 में। अभी भैया इनकम बिल को इंट्रोड्यूस किया गया संसद में, पारित भी हो गया संसद के द्वारा। और इसमें कुछ चीजें बदल दी हैं, बाकी चीजें तो सब सेम ही है।
ऐसा कुछ खास तो बदला नहीं है, लेकिन फैक्ट देख लेते हैं हम लोग क्या क्या बदलाव हुए हैं। दो तीन बातें जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वही मैंने मेंशन कर दिया हूँ। पूरा ये बिल नहीं है, ठीक। आयकर अधिनियम 1961 पुराना एक्ट है ही, तो इसको भी याद रखना है। इसको सरल और संक्षिप्त बनाने के उद्देश्य से आयकर विधेयक 2025 लाया गया था, ठीक है। पन्ने अन्ने कम कर दिए होंगे, 350 पेज का अगर ये वाला अधिनियम होगा तो ये 250 पेज का कर दिया होगा या 200 पेज का कर दिया होगा। थोड़ा सरल कर दिया, संक्षिप्त कर दिया। और जो जॉब में होंगे तो वो अपना आईटीआर फॉर्म भरते होंगे, तो उनको ये चीज, वो चीज ये जान पा रहे होंगे कि जब आईटीआर भरते हैं तो ये असेसमेंट ईयर रहता है और प्रीवियस ईयर रहता है, यानी मूल्यांकन वर्ष और पिछले वर्ष। अभी ऐसा सीन नहीं है, ये चीज इन्होंने खत्म कर दिया। अब क्या कर दिया, सिर्फ एक ही ईयर है, टैक्स ईयर। टैक्स ईयर से प्रतिस्थापित कर दिया। इस बिल में बोला गया है कि ये जो टैक्स अथॉरिटी है, ये भैया आपके पासवर्ड तक भी पहुंच सकती है। या आपने कहीं से पैसा चुरा तो नहीं लिया, या फिर आपने कोई पैसा छुपाया तो नहीं है, आपकी अर्निंग और कहीं से तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उस पर आप टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें कमाए दिखाने वालों की जांच के लिए उसके पासवर्ड तक भी पहुंचा जा सकता है। इस पे कमेंट कीजिएगा, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। ये देखिए, 79th इंडिपेंडेंस डे बीत गया, 15 अगस्त बीत गया। यहाँ पे पीएम साहब के द्वारा कुछ घोषणाएं हुई हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन सीधा का सीधा पूछा जा सकता है कि 15 अगस्त या फिर स्वतंत्रता दिवस के दिन पीएम साहब के द्वारा कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं, चार नाम लिख देगा, ठीक है। या फिर अलग से कुछ क्वेश्चन जो इसके अंदर कुछ फैक्ट है वो भी पूछा जा सकता है। एक स्कीम है, एक योजना है, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। इस योजना की घोषणा की गई है, इसमें 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार क्रिएट किए जाएंगे। इस स्कीम का याद रखें। दूसरी स्कीम का नाम है मिशन सुदर्शन चक्र, इसका भी आपको नाम ध्यान रखना है। मिशन सुदर्शन चक्र क्या है, 2035 तक स्वदेशी आयरन डोम जैसी एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करना है। मैंने सारे देशों के एयर डिफेंस सिस्टम आपको बताए हैं, इसी में मैंने मेंशन किया है। हाँ, ये इसी में। अच्छा ठीक है, अभी कवर कर लेंगे, नीचे आ जाएगा। हाँ, मैंने इसका स्क्रीनशॉट भेजा था, शायद आपको टेलीग्राम पे भेजा था। तो मिशन सुदर्शन के बारे में ध्यान रखना, ये एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। आयर डोम इस बनाया जाएगा। बाकी देशों का भी है ना, अभी तो हम लोग S-400 यूज करते हैं। S-400 जो रसिया वालों का है, S-500 की चर्चा हो रही है, देखते हैं कब तक होता है। सेमीकंडक्टर पर भी मोदी जी ने बात की है। 2025 के अंत तक भारत अपनी पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप प्रस्तुत करेगा। चौथी घोषणा इन्होंने की है जीएसटी और रिफॉर्म टास्क फोर्स के बारे में। अक्टूबर 2025 तक जीएसटी संबंधी सुधार किए जाएंगे। चौथी है कि 2047 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए, परीक्षा के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला फैक्ट, 10 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन, ठीक है, 2047 तक। एक मिशन और है, हाई पावर डेमोग्राफी मिशन। सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध प्रवासन को रोकना है इस मिशन का उद्देश्य। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन। इसके बाद है परमाणु ऊर्जा का विस्तार, 2047 तक क्षमता में 10 गुना तक बढ़ाना है। ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछ लेगा ना। 2047 तक परमाणु ऊर्जा का विस्तार कितने गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया, घोषणा के अनुसार 10x कर देना। एक इकोनॉमी का स्टेटमेंट डाल देगा, ठीक है। एक स्टेटमेंट सुदर्शन का डाल देगा, या फिर चार कॉम्बिनेशन बना देगा। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वच्छ ऊर्जा संबंधी लक्ष्य प्राप्ति भी देखिए। ये चीज तो मैंने पुरानी पीडीएफ में कवर करा दिया, सेकंड वीक में किया था ना अगस्त के, कि फॉसिल फॉसिल फ्यूल वर्सेस नॉन फॉसिल फ्यूल आपको बताया था, है ना। फॉसिल फ्यूल की अभी भी पार्टिसिपेशन जो है वो 49 समथिंग है ना। लेकिन नॉन फॉसिल फ्यूल जो है अभी 50% प्लस हो गया है, क्योंकि ये 49 जब है तो ये 50 प्लस हो गया ना। तो ये बड़ी अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट हमारी 2030 तक की थी, लेकिन अचीव अभी हो गया, ये हो चुका है अचीवमेंट, ठीक। 50% प्लस हो गया। गैर जीवाश्म स्रोतों से 50% टारगेट था, लेकिन ये तो हम लोगों ने अचीव कर लिया। ओके। पुराने वीडियोस रिवाइज करते रहे, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट पे है सारी चीजें। चलिए, अभी 100 वर्ष समाप्त हुए हैं काकोरी ट्रेन एक्शन के। इसका नाम बदल दिया गया था एक्शन, पहले काकोरी ट्रेन कांड बोला जाता था, फिर एक्शन कर दिया। 100 वर्ष समाप्त हो गए। इसके बारे में कुछ पुराने स्टैटिक फैक्ट देखेंगे। अगस्त 1925 की ये बात है, काकोरी ट्रेन को जब लूटा जाता है, ठीक है, क्रांतिकारियों द्वारा।
पैसे की कमी थी ना भाई, पैसा चाहिए था। काकोरी के नाम से एक गांव था लखनऊ के पास, और ये ट्रेन चलती थी शाहजहांपुर से लखनऊ और लखनऊ से शाहजहांपुर। ठीक है। तो काकोरी के पास इसको लूटा गया था जाने वाली ट्रेन। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए वित्त जुटाना इसका लक्ष्य था। और लीड कौन कर रहा था? राम प्रसाद बिस्मिल साहब से ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि इस एक्शन से कौन कौन संबद्ध था। राम प्रसाद बिस्मिल साहब थे, अशफाकुल्ला खां ये थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, चंद्रशेखर आजाद साहब। तो देखो, जो फेमस नाम है वो तो कर लोगे, राम प्रसाद बिस्मिल लगा लोगे, अशफाकुल्ला खां लगा लोगे, राजेंद्र लाहिड़ी भी लगा लोगे। ये अगर इनका नाम आ गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। इनका नाम आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इनका नाम आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी नाम आप लगा लोगे तो बाकी ऑप्शन में देगा भी नहीं वो। तो कठिन क्वेश्चन अगर बनाना होगा उसको मॉडर्न हिस्ट्री से तो। ठीक है। जिनमें से राम प्रसाद बिस्मिल साहब, अशफाकुल्ला साहब और ये रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई थी। चलिए, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक भी अभी पारित हो चुका है संसद के द्वारा। तो इस विधेयक की बातें पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें प्रोविजन डाले गए हैं। ठीक है। एक ये एक्ट है और ये दूसरा एक्ट है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025। अब देखो, पहले पहले हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक की, पहले विधेयक की बात कर लेते हैं। इस विधेयक में प्रोविजन है कि अब राष्ट्रीय खेल बोर्ड यानी एनएसबी, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, एनएसबी की स्थापना अब सरकार कर सकेगी। ठीक है। जिसके तहत राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या फिर राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना ये भी हो सकेगी। ठीक है। एनएसबी जो है, अब चूंकि ये टॉप बॉडी हो जाएगी खेल के संबंध संबंध में, ये बॉडी टॉप बॉडी हो जाएगी एनएसबी। तो बाकी जो खेल खेल स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, जैसे बीसीसीआई को ही ले लीजिए, ये तो है ही, इन सभी खेल निकायों को मान्यता दे सकेगा। अब बीसीसीआई है, अगर ये बनता है तो ये भी एक बॉडी बन जाएगी, अगर राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनती है तो ये भी एक बॉडी बन जाएगी। तो इन सबको फिर कौन देखेगा? एनएसबी देखेगा। ठीक है, एनएसबी देखेगा। अब टॉप बॉडी हो जाएगी तो वो सब कुछ कर सकता है, फिर वो सस्पेंड भी कर सकता है किसी बॉडी को, वो रद्द भी कर सकता है। ठीक है। जांच भी कर सकता है। खेल कैसा है? स्पोर्ट्स ए राज्य सूची का विषय है। ठीक है, शेड्यूल नंबर 7 पढ़ते हो ना, सेपरेशन ऑफ पावर, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है ये। अब दूसरा एक्ट देखिए, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025। इसमें क्या है? क्योंकि ये तो संशोधन है, तो संशोधन 2025 में होगा, पुराना एक्ट जो है वो 2022 का था। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी 2025 ऐसी मैचिंग में दे देगा, है ना। ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें, करंट में भी है ना, तो एक्ट पूछा जा सकता है। इसी में अमेंड किया गया, ठीक, इसी में अमेंड किया गया। तो इसमें भी भाई, इसमें भी बोर्ड बना देंगे, डोपिंग रोधी बोर्ड की स्थापना का प्रावधान कर लिया गया। डोपिंग तो समझते हैं ना, डोपिंग ये सब्सटेंस होता है, ड्रग होता है, इसको खा लेते हैं तो परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, तो इसी को रोकना है। चलिए देखिए, गोल्डन डोम जो है, गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली का विकास कौन सा देश कर रहा है? यूएसए कर रहा है। ठीक है। आयरन डोम तो हम लोग पढ़ते हैं इसराइल का, गोल्डन डोम यूएसए करेगा। अब यहाँ पर देखो, बाकी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम देख लीजिए। S-500 रूस का है, S-400 है तो रूस का ही, लेकिन भारत भी यूज करता है। भारत ने परचेज किया था रूस से, तो भारत के पास भी S-400 है। अभी सिंदूर में देखा ना, ऑपरेशन सिंदूर में यही S-400 ही था जो जो सब कुछ था। S-300 ये पुराना वर्जन है रसिया का। ठीक। कुछ दिनों बाद S-600 भी दिखेगा। थार्ड जो है वो यूएसए का है, आयरन डोम हम लोग जानते हैं इसराइल का है। डेविंग सिलिंग जो है वो इसराइल और यूएसए यूज करता है। पराकेट हम यूज करते हैं, इसराइल भी यूज करता है। इसराइल का ही है बेसिकली। पेट्रोइट जो है वो यूएसए का, तो यूएसए के पास बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम है। पेट्रोइट है, इसके अलावा आयरन ये गोल्डन डोम बना ही रहा है। इसके अलावा डेविड सिलिंग भी है, इसके अलावा एक थर्ड भी है, एस्टर 30, ये फ्रांस और इटली यूज करता है इस एयर डिफेंस सिस्टम को। HQ-9, इसकी भी बड़ा चर्चा हुई थी, है ना, ऑपरेशन सिंदूर में, क्योंकि ये पाकिस्तान के पास था। यहाँ पे पाकिस्तान भी लिख दिया, पाकिस्तान के पास इसका वर्जन था, जो भी है, जो भी था। HQ-9 ये चाइना के पास, गोल्डन डोम अभी यूएसए बना रहा है। ठीक है। चलिए इसको देखिए, 15 अगस्त 2025 को किस राजनीतिक विचारक या फिर नेता, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विद्वान की जयंती मनाई गई? इनका नाम है श्री अरविंदो घोष। क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे ना फ्रेम करें, तो मैं खुद से फ्रेम कर देता हूँ। मेरा पर्पज रहता है कि इनके बारे में पढ़ना। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना, क्योंकि यहाँ से हिस्ट्री से भी तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो इनको देख लेते हैं जल्दी से। अरविंदो घोष बाद में संत बन गए थे। 1872 में जन्म होता है इनका कलकत्ता में, 1950 में मृत्यु होती है पुदुचेरी में, है ना। तो पुडुचेरी से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ओराविले के बारे में पूछा जाता है।
इन्होंने भी ये जो इंडियन सिविल सर्विस हुआ करती थी उस समय पे, इन्होंने पास की थी लेकिन ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है। इनका मानना था कि अंग्रेजी प्रशासन में इनका मन नहीं था ना काम करने का। उग्र राष्ट्रवाद का इन्होंने समर्थन किया था। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि कौन कौन सा नेता या फिर कौन सा व्यक्ति उग्र राष्ट्रवाद से संबंधित नहीं था या फिर संबंधित थे, चार पांच ऑप्शन डाल देता है तो वहां से फिर हम लोगों को रिजेक्ट करना पड़ता है। इनके लेखों का एक श्रृंखला थी जिसका नाम है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड इनके लेखों की श्रृंखला थी अरविंदो घोष साहब की। ठीक है, अरविंदो घोष साहब की। अलीपुर बम कांड, इनके बारे में पढ़ते ही हम लोग। अलीपुर बम कांड इन्हीं से संबंधित था। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और सीआर दास साहब जो थे, चितरंजन दास, इन्होंने बचाव किया था। चलिए, इन्होंने एक टाउनशिप की भी स्थापना की थी जिसका नाम था ओरेविले। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस में। इनकी कुछ रचनाएं देखिए और कुछ पत्राएं देखिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में भरे पड़े हैं, है ना। इनकी रचनाएं और कुछ पत्रिकाएं भी थी। पत्रिकाएं में जैसे वंदे भारत थी, कर्मयोगी थी, ये पत्रिकाएं थी, युगांतर थी। और अगर रचनाओं की बात करें तो द लाइफ डिवाइन, सावित्री, एक्सेस ऑन द गीता। ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, इन्होंने इंडियन कल्चर को काफी प्रमोट किया था। तो आपने देखो, डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर है भी धर्म से ही संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित या फिर इंडियन कल्चर से संबंधित इन्होंने बातें लिखी हैं। गीता के बारे में इन्होंने बातें लिखी हैं, सावित्री के बारे में बातें लिखी हैं। ठीक है। और 1943 में नोबेल पुरस्कार के लिए इनको नॉमिनेट भी किया गया था। मिला नहीं अलग बात है, बट नॉमिनेट इनको दो बार किया जा चुका है। 1943 में भी किया गया था, 1950 में भी किया गया था। ठीक है। चलिए, डिब्रू सैखोवा, सैखोवा है बेसिकली, सैखोवा है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा, किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। डिब्रूगढ़ वहाँ की एक एक डिस्ट्रिक्ट भी है, एक शहर भी है, तो लगा लोगे डिब्रू से तो डिब्रूगढ़ कर लेंगे ना। ब्रह्मपुत्र, लोहित और डिब्रू नदियों के मध्य में स्थित है ये नेशनल पार्क। असम में टोटल है 7 नेशनल पार्क। मैं देखो मैप पे बनाया हूं, उनको एक बार जल्दी से रिकॉल कर लीजिए, मैचिंग में पूछता है। रायमोना, इसको याद कर लो, मानस आपको पता है। औरंग, हो सकता पता हो, औरंग आसान है, इसको भी याद कर लो। नामेरी को भी याद कर लो, काजीरंगा आपको पता है। डिब्रू सैखोवा भी आपने देख ही लिया। और ये पटकाई हिल से भी आप लगा लोगे, लेकिन कंफ्यूजन हो सकता है अरुणाचल प्रदेश से भी। ठीक है। दिहिंग पटकाई, ये है इनका सबसे लेटेस्ट, यानी यही 7वां नेशनल पार्क था। तो ये सारे नेशनल पार्क असम के हो गए, कर ले जाएंगे। ठीक है। चलिए, ये पढ़ते हैं थोड़ा, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, ये क्या है भैया? शोधकर्ताओं ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड, जिसका नाम है, ये देखो बड़ा खतरनाक सा नाम है, एस्चेरिचिया कॉली बैक्टीरिया, ई कॉली के नाम से जानते हैं, ई कॉली। इंजीनियर साहब थे इन्हीं के नाम से, उन्हीं के नाम पर बैक्टीरिया है। ई कॉली को सफलतापूर्वक रासायनिक सेंसर में बदल दिया गया। ये है करंट की बात, रासायनिक सेंसर में बदल दिया गया। ई कॉली बैक्टीरिया, यूपी पीसीएस ने इसको पूछा है एक बार। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको मिलेगा, ये लगाए होगे तो आपको पता भी होगा। ई कॉली बैक्टीरिया मनुष्यों और पशुओं की आंतों में पाया जाता है। और ये हानिकारक बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। ये हानिकारक नहीं है, ये फायदे वाला है। ये लाभकारी बैक्टीरिया है। यह आंतों की सूक्ष्म जीव संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है। यूज क्या क्या हो सकते हैं इस बैक्टीरिया के? ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया है, बायो सेंसर के रूप में कार्य कर लेता है। जल विषाक्त पदार्थों को पता लगाने में इसका यूज हो सकता है। पार्किंसंस रोग, ये पार्किंसंस जो रोग है इसके प्रबंधन हेतु भी इस सेंसर का उपयोग किया जा सकता है। केमिकल सेंसर के रूप में यूज किया जा रहा है ना वी कॉली को, तो ये उन्होंने यूज बता दिए। ठीक है भाई। चलिए, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? लखनऊ में। पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला लखनऊ में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान, इसके अंदर। ठीक है, ये मतलब ये कैंपस है, इसी के अंदर ये लैब बनाई गई होगी। तो ये कैंपस भी याद रखना, उत्तर प्रदेश, यूपी स्पेशल से पूछ लेगा, उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ लगा देना। चलिए, ये भी एक बढ़िया सा फैक्ट है। भारत के ड्रोन मैन किसे कहा जाता है? मिलिंद राज को। ठीक है, मिलिंद राज को। क्वेश्चन कीजिए, रेलवे ट्रैक के बीच, ये ट्रैक होता है ना, ये ट्रैक है, और इसी ट्रैक के बीच में यहाँ पे लगा दिए सोलर पैनल। ये तो बढ़िया है, बस कोई उखाड़ के ना ले जाए, है ना। तो अभी कुछ ही दूरी के लिए ऐसी ट्रायल के लिए किया गया होगा, एक आध किलोमीटर के अंदर ये पैनल लगा दिए होंगे। ठीक है। बट
सोच देखो कितनी बढ़िया है ना। काफी स्पेस मिल जाएगा। भैया कोई उखाड़े ना, बस यही है समस्या भारत के साथ। तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक के बीच सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है बनारस। ठीक है, बनारस। कलर चेंज कर ले, ये बनारस हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस गांव को प्रतिष्ठित भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरदायी पर्यटन, इसको मार्क कीजिए, आईसीआरटी पुरस्कार बोलते हैं इसे, भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? यूपी से है भैया क्वेश्चन। कारीकोट गांव का नाम है, और एक गांव है बहराइच का। ठीक है, बहराइच वाले जो होंगे लड़के स्टूडेंट्स वो जान रहे होंगे इस गांव को। यह पुरस्कार सतत पर्यटन क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट यह गांव स्थित है, तो ऑब्वियस यहाँ पे पर्यटन अच्छा ही होगा। वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास में तो रहता ही है। ऑपरेशन सवेरा देखिए, ऑपरेशन सवेरा क्या है? ऑपरेशन सवेरा मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये यूपी पुलिस द्वारा शुरू किया गया, तो यूपी स्पेशल से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देना है। ये कुछ होने वाला नहीं है इन सबसे, है ना। कुछ भी नहीं होने वाला। ये सब बेमतलब की स्कीम्स है। उससे बढ़िया है कि दारू वारू की दुकानें बंद कर दो। वो गवर्नमेंट कर नहीं पाएगी। पैसा है ना भैया, रेवेन्यू, रेवेन्यू भर के आता है, भर के आता है। कैसे बंद कर देगी दारू की दुकानें? तो इन सबसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। उसी तरीके से एक ऑपरेशन महाकाल भी शुरू किया गया है कानपुर पुलिस के द्वारा। ये भूमाफिया और जबरन वसूली के विरुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे मैचिंग में देखो पूरी पॉसिबिलिटी है। या फिर स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना देगा कि ऑपरेशन, ऑपरेशन सवेरा का उद्देश्य ये लिख देगा, और ऑपरेशन महाकाल का उद्देश्य ये लिख देगा, उल्टा करके लिख देगा। तो ना तो एक ना तो दो, ऐसे करके हो जाएगा उत्तर आपका। ठीक है, कोई सही नहीं है। या फिर दोनों को, जो उनका उद्देश्य है वो करके दे देगा, तो दोनों सही हो जाएगा। अब चूंकि नशा मुक्त समाज की बात हुई है, तो नशे से संबंधित एक एक्ट भी है जिसे बोलते हैं एनडीपीएस एक्ट 1985। ईयर याद रखना है आपको, 1985 का एक्ट है। इंग्लिश में है ये, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। ठीक है, लिख दूं क्या यहाँ पे? पढ़ दे रहा हूँ, टाइम लगेगा लिखने में। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस सब्सटेंस। ठीक है, चलिए। यहाँ पे कुछ चीजें मैं मेंशन किया हूँ, किसके बारे में है, ये शायद पेज गलत लग गया हमसे। भारत रत्न, पद्म विभूषण, सर्वश्रेष्ठ सांसद। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये दरअसल बीच में लिखा है टॉपिक। ये अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि अभी मनाई गई, तो उन्हीं के बारे में मैं यहाँ पे फैक्ट लिखा हूँ। तो कुछ फैक्ट ऊपर है और कुछ फैक्ट नीचे है, तो पहले ऊपर वाला देख लेते हैं। ठीक, एक साथ आ नहीं पाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के बारे में पढ़ रहे हैं। 2015 में भारत रत्न मिला उनको, 1994 में पद्म विभूषण मिला, 1994 में ही सर्वश्रेष्ठ सांसद का भी पुरस्कार दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार जो है ना, वो इनको रिप्रेजेंट करता है, ये भी जानिए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को। ठीक है, इन्हीं के सम्मान में दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार। इनके स्मारक का नाम क्या है? सदैव अटल। इनके स्मारक का नाम सदैव अटल है। 25 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। 25 दिसंबर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं, इन्हीं के जन्मदिन पर। ठीक है, ग्वालियर में इनका जन्म होता है 1924 में, और 2018 में इनका निधन हो जाता है। तो सुशासन दिवस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, सदैव अटल इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर सेपरेट क्वेश्चन बिहारी जी के बारे में पूछा जाएगा, तो सारी चीजें वो स्टेटमेंट बना के दे देगा। ठीक है, 3 बार पीएम भी रहे। फर्स्ट टाइम में तो सिर्फ 13 ही दिन रहे थे, 16 मई से 1 जून 1996 में। फिर सेकंड टर्म हुआ 1998 से 1999, यहाँ पे भी कुछ ही दिन थे, है ना। पर यहाँ पे प्रॉपर 5 साल आपको दिख रहा। थर्ड टर्म जो था वो पूरा था, मतलब 2004 तक। ठीक है, इनका काम भी बहुत बढ़िया था। इनका, इनकी जो काम है यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट पढ़ते हैं नेशनल हाईवेज के, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना इन्हीं की देन है। दूसरी पीढ़ी के जो आर्थिक सुधार थे वो इन्हीं की देन है। पहली पीढ़ी के सुधार मनमोहन सिंह साहब को जाता है श्रेय, है ना। और दूसरी पीढ़ी के जो आर्थिक सुधार थे उसमें क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और ये जो एफआईआई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है। 1998 का पोखरण परमाणु परीक्षण भी हम लोग पढ़ते हैं, और 2002 में पीएम ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये सारी इनकी अचीवमेंट है, ये इनके बारे में हम लोगों ने देखा। अब जल्दी से आ जाइए, जम्मू कश्मीर की विधानसभा नॉमिनेशन होता है ना, विधानसभा में भी होता है, विधान परिषद में भी होता है, उसी तरीके से लोकसभा में भी होता है, और राज्यसभा में भी होता है। ये पढ़ के रखे हो। लेकिन बहुत सारे जो स्टेट्स के विधानसभा है या फिर विधान परिषद है,
तो हर जगह प्रोविजन नहीं है, खासतौर से जो यूटी। अब जैसे कुछ यूटी है जहाँ पे विधानसभा है ना, विधानसभा है जैसे। अब चूंकि जम्मू कश्मीर अब तो नहीं यूटी, अब तो स्टेट रहा नहीं, अब तो यूटी में आ गया ना, यूटी बन गया। तो यूटी में क्या है, जो नॉमिनेशन वाला सीन है, नॉमिनेशन हर यूटी में नहीं है। जैसे आप दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली की जो विधानसभा है, यहाँ पे नॉमिनेशन नहीं किया जाता, ऐसा प्रोविजन नहीं। लेकिन वही पुडुचेरी की विधानसभा में देखेंगे तो यहाँ पे नॉमिनेशन होता है विधानसभा के लिए। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर की विधानसभा के लिए भी नॉमिनेशन यहाँ पे होने लगा। यहाँ पे देखिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल विधानसभा में 5 सदस्यों को बिना मंत्रिमंडल की सलाह के नामित कर सकते हैं। तो आपको ये 5 भी सीखना है, और साथ में स्टेटमेंट के लिए ए भी सीखना है। स्टेटमेंट में बना देगा कि जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा के लिए उपराज्यपाल के द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं, नामित किए जाते हैं, वो मंत्री परिषद की सलाह पर किए जाते हैं। तो गलत कर देना, क्योंकि क्या है, बिना मंत्री परिषद की सलाह के नामित कर सकते हैं। जैसे लोकसभा की बात करें, अगर राज्यसभा की बात करें, तो यहाँ पे कैबिनेट, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो जाता है, हाँ चलिए वापस आ जाइए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन चाहिए, सलाह चाहिए, एसेंट चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो, जम्मू कश्मीर में बिना मंत्री परिषद की सलाह पे। तभी तो इम्पोर्टेंट है ना स्टेटमेंट के लिए। चलिए कुछ और फैक्ट पढ़ लीजिए, आपका रिवाइज हो जाएगा पॉलिटी पूरा। राज्यसभा में केवल जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी का ही प्रतिनिधित्व है, ये तो आप जानते हैं। दिल्ली की विधानसभा में राज्यपाल द्वारा नामित विधायकों का कोई भी प्रावधान नहीं है, ये आपने सीखा भी। लेकिन पुडुचेरी के लिए 3 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जनरल फैक्ट ये दे देगा, जनरल स्टेटमेंट ये बना देगा कि सभी यूटीज में नॉमिनेशन का प्रावधान है, गलत कर देना। ये आपने सीखा भी है। राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा में प्रेसिडेंट साहब जो है वो कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं, 12 लोगों को करते हैं। और लोकसभा में कितने करते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर। ये देख रहे हैं, यही स्टेटमेंट में आपसे पूछा जाएगा, यही वो जानना चाहेगा। एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था ये तो खत्म कर दिया। पहले दो एंग्लो इंडियन भी नॉमिनेट करता था ना प्रेसिडेंट, अब एंग्लो इंडियन का सीन खत्म कर दिया 2020 से। एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित करने का प्रावधान 2020 में, ये अमेंडमेंट एक्ट याद रखना, 104 में, 104 में ये जो था CAA से समाप्त कर दिया गया। ये प्रोविजन अब खत्म हो गया एंग्लो इंडियन वाला। ये देखिए, वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कितने खाते निष्क्रिय हैं। ये भी बड़ा चिंता वाला विषय है। प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते तो खोल डाले हैं भयंकर, लेकिन एक्टिव ही नहीं है। एक्टिव ही नहीं है, 1/4 एक्टिव नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हैं, जैसे 23 करोड़ खाते निष्क्रिय पड़े हैं, तो ये 1/4 है। तो टोटल खाते कितने हो गए, लगभग 1 बिलियन हो गए, लगभग 1 बिलियन हो गए ना भाई, 1 अरब खाते। 23 × 4 कर लेना, कितना आएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8 और 1 = 9। 1 बिलियन नहीं, चलो हटा दो इसको, लगभग इसलिए लिखा था मैंने। 92 करोड़ खाते खुले हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के, जिसमें से 23 करोड़ तो निष्क्रिय पड़े हैं। निष्क्रिय का मतलब ये होता है कि 2 साल तक अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है ना, 2 साल तक, तो फिर उसको आरबीआई जो है ना, उसको इनएक्टिव मान लेती है। चलिए ठीक है। जिसमें से उत्तर प्रदेश अव्वल है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा निष्क्रिय खाते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के, फिर बिहार में है, फिर MP के हैं। ठीक है। चलिए, किस राज्य ने, जो जलवायु परिवर्तन और प्रवाल वृंजन से गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, ने कृत्रिम प्रवाल भित्ति पुनर्स्थापन की प्रक्रिया अपनाई। ये इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के लिए। तमिलनाडु सरकार ने किया है। मन्नार की खाड़ी काफी डैमेज हो चुकी है, ठीक है, काफी डैमेज हो चुकी है। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल, ये जो है ना, कोरल कोरल रीफ, इनकी पुनर्स्थापना की जा रही है मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हिंद हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर का हिस्सा है ये। ठीक है। 21 इसमें आइलैंड्स हैं, 21 द्वीप है। तूतीकोरिन जो पोर्ट देखते हैं ना, वो इसी खाड़ी में है। ठीक है, तमिलनाडु का तूतीकोरिन पोर्ट बिल्कुल साउथ में है। ये देखते हैं, यहाँ पे है तूतीकोरिन, बिल्कुल साउथ में। तूतीकोरिन पोर्ट जो है, यहाँ से मोती उत्पादन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पवित्र शंख के लिए प्रसिद्ध है, जो पूजा में यूज होता है। ठीक। चल ठीक। देखो, पहला टॉपिक हम लोग करेंगे ये IGM-DP जो है, बहुत पुराना टॉपिक है, बट कुछ करंट से रिलेटेड चीजें हैं, उनको देखिए। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, ये आप लोग जानते हैं। इसके तहत 5 मिसाइलों का यहाँ पे विकास किया जाता है, जिसमें से एक अग्नि 5 है। ठीक है, एक अग्नि 5 है। परीक्षा में अग्नि 5 के बारे में रेंज कभी कभी पूछ लेता है, और
यहाँ पे अभी जो फर्दर डेवलपमेंट हुआ ना, ये आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, जैसे अग्नि 5 की रेंज हम लोग 5,000 किलोमीटर पड़ता है ना। अग्नि 1 की 1,000 पड़ते हैं, अग्नि 2 की 2,000 पड़ते हैं, इसी तरीके से अग्नि 5 की 5,000 है। एक अग्नि 5 है वो अलग चीज है, ठीक है। अग्नि सॉरी, अग्नि पी एक अलग चीज है, अग्नि प्राइम के नाम से उसे जानते हैं। अब जो कि 5,000 इसकी रेंज है, तो ये कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट फेंकी जा सकती है। इसको आईसीबीएम बोला जाता है ना। ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि 5 इस कैटेगरी में है। लेकिन भारत इसको अग्नि अग्नि सीरीज जो है, अग्नि 5 खासतौर से जो है, आईसीबीएम ना बोल के आईआरबीएम बोलता है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी है, ये भारत की स्ट्रेटजी है। आर का मतलब यहाँ पर रीजनल है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भारत का अग्नि 5 को आईसीबीएम ना बोल के आईआरबीएम, इसके पीछे क्या करना है, ये बस स्ट्रेटजी है, डिफेंस स्ट्रेटजी है, ताकि पता चले, है ना, पड़ोसी देशों को कि भारत की जो प्रेफरेंस है वो रीजनल सिक्योरिटी पे ज्यादा है ना, रीजनल सिक्योरिटी पे ज्यादा है, ना कि ग्लोबल सिक्योरिटी पे। पाकिस्तान को पता चलना चाहिए ना। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है इससे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, आईआरबीएम बोला जाता है अग्नि 5 को। आईसीबीएम है, वो रेंज के अनुसार आईसीबीएम है, बट उसको बुलाया जा रहा आईआरबीएम। ये अभी न्यूज में था, इसी वजह से। तो ये परमाणु सक्षम उच्च मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, देखो यहाँ पे आईआरबीएम लिखा। अगर देखो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाए अग्नि 5 के बारे में, तो हो सकता है आपको आईआरबीएम दिखे, तो आप इसको गलत मत कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके दिमाग में आए तो ये तो आईसीबीएम थी, ये आईआरबीएम क्या हो गया। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है। परमाणु सक्षम है उच्च मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल आईआरबीएम अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मारक क्षमता हम लोग जानते हैं 5,000 किलोमीटर है, और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है, ठीक है। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाली 5 मिसाइलें जो इस प्रोग्राम के तहत बनाई जाती हैं, ये हम लोग को पता है। पतन के नाम से याद रखिए, ठीक है। पतन, पृथ्वी है, अग्नि है, त्रिशूल है, आकाश है, नाग, ठीक है। नाग, नाग के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, ये एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक, है ना। यही पढ़े हो ना नाग के बारे में। अब देखो ये नया वर्गीकरण हुआ है, इसको देखिए। कम दूरी की मिसाइलें जो है उन्हें बोलते हैं एसआरएम, यानी शॉर्ट रेंज मिसाइल, 1,000 से कम। अग्निपन इसमें आती है। मध्यम दूरी की मिसाइल है, जैसे मीडियम या फिर मीडियम रेंज, ये बीएम जो है बैलिस्टिक मिसाइल, 1 से 3 के, 3 के से 5 के, यानी 3,000 से 5,000 किलोमीटर की रेंज जो है, देखो इसमें अग्नि 5 आ जा रही है। और ये किस कैटेगरी में आ गई है, आईआरबीएम, ठीक है, आईआरबीएम। ये नया क्लासिफिकेशन है, ठीक है, रीजनल सिक्योरिटी को देखते हुए। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जैसे आईसीबीएम 5.5 किलोमीटर से अधिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये चीज आपने सीख लिया कि भारत ने अग्नि 5 को आईसीबीएम कैटेगरी से हटाकर आईआरबीएम में रखकर वर्गीकरण में बदलाव किया है। चलिए कुछ और फैक्ट देखिए जल्दी से। सिलिनेक्स 2025, ये जो एक्सरसाइज होती है भारत और श्रीलंका के बीच में होती है, ये नवल एक्सरसाइज है, संस्करण 12वां है। और ये अभी हाल ही में एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है कोलंबो में, ठीक है। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है, केरल है। देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025, इसके तहत क्या है आपको पता है, ये एमपीज के लिए है ना, एमपीज के खिलाफ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ है। तो इसमें एमपीज भी हैं, और जिनके पास मिनिस्ट्री है, यानी मंत्री लोग, सारे सारे लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने गंभीर आपराधिक आरोप जो है, हीनस क्रिमिनल केसेस में लगातार, ये फैक्ट याद रखना है, ठीक है। आपको इस परीक्षा के लिए 130वां याद रखना है, एक फैक्ट है। ये 30 दिनों वाला हिसाब जो है, ये भी आपको याद रखना है, स्टेटमेंट में हो सकता है पूछ ले। 30 दिनों तक हिरासत में रहे केंद्रीय और राज्य मंत्रियों को हटाने के लिए लोकसभा में 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो 30 दिन और 130वां संशोधन, दो बातें यहाँ पे होगी। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इनको देख लीजिए। आर्टिकल 75 के, आर्टिकल 75 में केंद्रीय मंत्री, ठीक है, वो हम लोग जानते हैं, 75(3) पढ़ते हो ना, 75(3), 74, 75 बढ़िया से पढ़ा कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इसमें इंपॉर्टेंट बात है। 164 में बात करें तो यहाँ पे विधायक लोग हैं, ठीक है, राज्य मंत्री परिषद आ जाती है। 239 AA में यूटीज के मंत्री आते हैं। तीनों आर्टिकल्स में संशोधन का प्रावधान प्रस्तुत किया गया। अब इनमें चेंजेस होगा, ठीक है, इनमें चेंजेस होगा। इस बिल में जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इनको देखिए, ये स्टेटमेंट के लिए आपको काम आएगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शामिल है, ठीक है। पीएम की सलाह पर प्रेसिडेंट द्वारा हटाया जा सकता है, ये तीसरा पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है।
निष्कासित मंत्री पुनः पद धारण कर सकेगा। ठीक है, स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि इस बिल के तहत निष्कासित मंत्री को पुनः पद धारण, या फिर निष्कासित मंत्री जो है वो पुनः पद धारण नहीं कर सकता। आपको गलत कर देना है, यहाँ पे क्या लिखा है, पुनः पद धारण कर सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कीजिए, जो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस जो है कब मनाया जाता है। अब देखो, एक दिवस और है अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, एक है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों की अलग अलग डेज हैं। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाते हैं 21 अगस्त को, और अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाते हैं 1 अक्टूबर को। ठीक है, ये सीनियर सिटीजन याद रखिए और ये वृद्धजन याद रखिए। ओके, ये देखिए एक ओलंपियाड हुआ है अभी, अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है, मुंबई में। पहला फैक्ट ये हो गया। भारत ने क्या क्या यहाँ पे जीता है, 4 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है। ठीक है, 4 गोल्ड जिनके हैं, जिन्होंने जीते हैं उनके नाम याद रखिए, आरुष मिश्रा, बनीव्रत माझी, पाड़नी, अक्षत श्रीवास्तव। यूपी से खैर कोई बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, यूपी से कोई बिलोंग नहीं कर रहा। सिल्वर जो पाई है, ये पाया है, ये है सुमंत गुप्ता। ठीक है, ये हरियाणा के हैं, गुरुग्राम के। तो अगर अवार्ड से क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, तो हो सकता है आपको नाम दिख जाए, तो ध्यान रखिएगा, ये गोल्ड वाले और सिल्वर वाले। और ईरान ने इस ओलंपियाड में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, ईरान ने। चलिए, सूर्य घर योजना फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे, कुछ करंट का है वो देख लेंगे, डेवलपमेंट क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश और पीएम सूर्य घर योजना क्या है भैया। पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रतिदिन सौर इकाइयां स्थापित करने में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन गया। अगर डेली बेसिस पर देखें तो यूपी में सबसे ज्यादा सोलर जो यूनिट्स हैं ये इंस्टॉल की जा रही हैं। ठीक है, एक फैक्ट हो गया आपके लिए। ये देखिए 2029 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में यह योजना यूपी के $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को समर्थन कर रही है। तो ये यूपी का जो टारगेट है ना, 1 ट्रिलियन वाला, ये 2029 याद रखें, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपी की राज्य की सौर क्षमता अगर देखें तो ये 23 गीगावाट है। अगर सिर्फ सोलर सोलर का देखते हैं तो याद हो जाएगा। यूपी राज्य की सौर क्षमता जो है वो 23 गीगावाट है। और स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता अगर देखें तो ये 2632 मेगावाट है। ये दो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये सौर क्षमता है, इतनी कैपेसिटी है, और उस पर काम कितना हुआ है, अभी इंस्टॉल कितना किया जा चुका है, ये इतना किया जा चुका है, तो अभी बहुत पीछे है खैर, है ना। 2632 मेगावाट है, और क्षमता कितनी है, क्षमता तो बहुत ज्यादा है, 23 गीगावाट है। चलिए, पीएम सूर्य घर के बारे में जल्दी से रिवाइज कीजिए। 2024 में फरवरी का मंथ था, यहाँ पे शुरुआत की गई है मिनिस्ट्री ऑफ ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसके द्वारा। 2024 याद रखना, मैचिंग में काम आता है, स्कीम ईयर के साथ मैच करने को पूछा जाता है। सूर्य घर में आपको पता ही है, छत पर सोलर पैनल लगाइए, जो भी आपको कॉस्ट आएगी उसका 40% आपको दिया जाता है सब्सिडी के रूप में। ठीक है, 300 यूनिट बिजली फ्री का यहाँ पे टैग रहता है। छत पर सौर पैनल, इसको बढ़िया से हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, पुरानी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, रिवाइज करते रहिए, जितने जितनी भी ये 2024 अक्टूबर 2024 से लेके अभी अक्टूबर तक का जो होगा 25 तक, ये पूरा बढ़िया से रिवाइज करके जाइएगा, बिली में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। 40% जो है सब्सिडी, ये आपको पता ही है, ये लागत पर गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। इसमें अलग अलग कैटेगराइजेशन है। ठीक है, पैनल आप कितना लगवा रहा है, कितनी कॉस्ट का लगवा रहा है, उसमें दो चार कंडीशन और है, तो वो आपको पुरानी पीडीएफ में कवर हो जाएगा। हाल ही में किस धाम को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया, किस धाम को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया, काशी विश्वनाथ धाम। ठीक है, किसने बनवाया था काशी विश्वनाथ को, 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्माण किया गया था। ठीक है, और 1839 में महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंडित करने के लिए स्वर्ण दान भी दिया था। ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट हो गए इसके बारे में। ओके, चलिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से परशुरामपुरी करने की स्वीकृति मिल गई है उत्तर प्रदेश केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। जलालाबाद नगर को, ठीक है, जलालाबाद नगर का नया नाम क्या है, परशुरामपुरी, शाहजहांपुर का ये है। ये देखिए, ये काम की चीजें, इंफॉर्मेशन वाली चीजें, सीखने वाली चीजें। जिलों के नाम बदलने या फिर गठन गठन में केंद्र की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि यह अधिकार राज्यों के पास होता है। लेकिन
गृह मंत्रालय की सहमति आवश्यक होती है। ये ध्यान रखिएगा। पॉलिटी को बेस बना के ना इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ये देखिए 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो है अभी भारत और अमेरिका के बीच में हुई है। ये वार्षिक राजनयिक शिखर सम्मेलन होता है, 2018 से चल रहा है। इन वार्ताओं से कुछ फायदा तो हो नहीं रहा। टैरिफ कितना हो गया अभी आज की डेट में, बताइए? 50% है कि 75 कर दिया भाई साहब ने? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वाड लीडर्स समिट जो है 2025, ये कौन करेगा? ये भारत करेगा। और क्वाड में पता ही है, भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, 4 कंट्रीज है। क्वाड्रिलेटरल बनता है। इंडिया है, यूएसए है, यहाँ पे जापान है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। समांतर चतुर्भुज क्या बोलता है? ये सिर्फ चतुर्भुज बोलता है, चतुर्भुज बोलता है। इसको देखिए प्रोजेक्ट 17A, फिर से हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। इसको भी आई दृष्टि जो कंपाइलेशन हमने किया था ना अभी यारो यारो से पहले, तो उसको उसमें बढ़िया से ये सारे प्रोजेक्ट हम लोगों ने देखे थे कि किस प्रोजेक्ट के तहत क्या बन रहा है। 17A के बारे में आपको याद रखना है, ये स्टील फ्रिगेट इसके तहत बनते हैं, ठीक है। स्टील फ्रिगेट आईएनएस होते हैं, ठीक है, इंडियन नावल शिप। ये इसका मिशन है, स्टील फ्रिगेट इससे बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत अभी हाल ही में आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी को नौसेना में शामिल किया गया। तो ये उदयगिरी या फिर हिमगिरी हो, ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बन रहा है, ठीक है। तो बस यही याद रखना है आपको। 17A है किसका? आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, स्टील। स्टील फ्रिगेट, स्टील का मतलब जानते हैं ना, सोनार इसको पकड़ नहीं पाता है, ठीक है। आईएनएस हिमगिरी कौन बना रहा है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स बना रहा है। और उदयगिरी जो है ये माझगांव डॉक, ये कंपनी है, पीएसयू है, बड़ी बड़ी पीएसयू है, ठीक है, ये बना रही है। तूफान काजिकी ने किस देश के तटीय प्रांतों को प्रभावित किया? तूफान काजिकी, बस आपको वियतनाम याद रखना है, या फिर वियतनाम को लेके इस तूफान का नाम पूछ सकता है, तो नाम भी याद रखना। और किस जगह को अफेक्ट किया ये भी याद रखना। इवन द्वारा किस क्षेत्र में अकाल की घोषणा की गई अभी? गाजा क्षेत्र में, ठीक है। अकाल कब बोला जाता है? जब कम से कम 5 में से एक परिवार भोजन की अत्यधिक कमी से जूझ रहा हो, तब उसे अकाल की स्थिति बोलता है। हो जाएगा। चलिए ये देखिए पीएम स्वनिधि योजना 2.0 पुरानी स्कीम है, कुछ नया अपडेट है, बस वो देख ले रहे हैं। ये स्ट्रीट स्ट्रीट वेंडर्स के लिए होता है। ये तो आप जानते हैं, रेहड़ी पटरी वाले जो हैं उनके लिए। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के पुनर्गठन और ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाने की मंजूरी मिल गई। यही न्यूज वाला मैटर था कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। हमारे काम की क्या चीज है? हमारे काम की चीज ये है कि 2020 की है ये स्कीम, ठीक है, मैचिंग में काम आ जाएगा। 2020 से शुरू किया गया था इस स्कीम को। टारगेट क्या है, एम क्या है, लक्ष्य क्या है? 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना है, जिसमें से 50 लाख लाभार्थी भी शामिल किए जाएंगे। ये अभी नया अपडेट हो गया कि 50 लाख और ऐड किए जाएंगे, ठीक है। तो एक न्यूज वाला कंटेंट है कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया। दूसरा ये है कि इसमें और भी लाभार्थी शामिल किए जाएंगे। तीसरी हमारे काम की चीज है 2020 कर ले जाएंगे। ये देखिए चर्चा में रहा, सरवानी यस द्वीप कहाँ स्थित है? सरवानी यस द्वीप ज्योग्राफी से, यहाँ पे मैपिंग से क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन मैचिंग में हो सकता है, नाम हम दिख जाए आपको। सरवानी यस द्वीप ये है अबू धाबी यूएई में, ठीक है। चलिए केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनने की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिल्ली विधानसभा द्वारा अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन किसके सम्मान में आयोजित किया गया? ये विट्ठल भाई पटेल साहब, जो पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं ना, इनके बारे में जानते हैं ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ब्रदर थे, भाई थे। और इनका और क्या काम था? सी आर दास साहब और एम एल नेहरू के द्वारा जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, इनका भी योगदान था, ठीक है। विट्ठल भाई पटेल साहब का भी योगदान था, ये भी फाउंडर मेंबर थे स्वराज पार्टी के, ध्यान रखिएगा। ये पढ़ते हो ना हमेशा, इन्हीं को पढ़ते रहते हो, सी आर दास और एम एल नेहरू को, पर ये भी फाउंडर मेंबर थे। 1924 में केंद्रीय विधानसभा के ये सदस्य बने, पहले सदस्य बने, फिर चेयरमैन बना दिए गए। 1925 में केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। तो ये इनकी अचीवमेंट रही है। चलिए फिर से आईबीसीए, इसको जल्दी से रिकॉल कीजिए। आईबीसीए के बारे में हम लोग जानते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किसकी देन है?
भारत की देन है। देन किसकी है? भारत की देन है। तो लोग जुड़ रहे हैं इसमें। लोग क्या मतलब, कंट्रीज जुड़ रही हैं। अभी हाल ही में नेपाल आधिकारिक तौर पर आईबीसीए का सदस्य बन गया। तो ये है हमारी करंट की बात। बाकी आईबीसीए के बारे में जानते हैं, 2019 में प्रस्तावित, 2023 में आधिकारिक रूप से प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया था आईबीसीए। ठीक है, 2023 में। प्रपोज्ड 2019 में, आधिकारिक रूप से 2023 में। ठीक है, 2023 याद रखिएगा। आईबीसीए। देखिए कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये यूपी के क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र, ये है खानिमपुर गांव, गोरखपुर। ठीक है, खानिमपुर गांव, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो 2024 की है, के तहत उत्तर प्रदेश सरकार का ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता 2028 तक कितनी है? कितनी होगी? यह है 1 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर। दूसरा क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट ये भी है आपके लिए, ग्रीन हाइड्रोजन का भी बहुत चल रहा है। होम्योपैथी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इटर्नल फ्लेम ऑफ होम्योपैथी अवार्ड किसे दिया गया? इनका नाम है पी के शुक्ला साहब, डॉक्टर साहब हैं पी के शुक्ला। लखनऊ के हैं। लखनऊ से हैं तो यूपी का क्वेश्चन बनेगा, यूपी करंट का क्वेश्चन हो गया। 10 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस। इनके बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डॉक्टर हनीमैन। ये पूछा है ना पीसीएस ने। ये पीसीएस ने एक बार क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर हनीमैन के बारे में। विश्व होम्योपैथी दिवस डॉक्टर हनीमैन के सम्मान में मनाया जाता है। 10 अप्रैल भी याद रखिएगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में भारत में दूसरी सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। ठीक है, विकास दर 5.5% से बढ़कर 8.9 हो गई है। ठीक है, पहला स्टेट तमिलनाडु है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, क्योंकि पुराने डेटा जो है उसमें भी तमिलनाडु ही फर्स्ट था। इसको फटाक से देखिए, ये बिल्कुल रिसेंट डेटा है। ठीक है, अगस्त के। नीति आयोग के अनुसार सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सबसे पहले महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, फिर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? थर्ड। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भी हम लोगों ने ऊपर वाली स्लाइड्स में पढ़ा है, 2029। भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 8%। तीनों ही फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो जाएगा।